गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग सर। यस गुड मॉर्निंग। यूपीएससी इस साल कौन देने वाला है? मैं दे रही हूँ। गुंजा मैम मौर्य। मनी। अच्छा। और कौन दे रहा है? मन्नू भी? वेरी जी। गुड। कैसी चल रही है तैयारी आप लोगों की? मैम अच्छी ठीक चल चल रही। रही है। ठीक चल रही है। चलिए। मेंस मेंस का क्या कितना तैयार कर लिया आप लोगों ने? मैम लगभग हो ही गया। हाँ। मैम मेंस में। मेंस हम्म। मेंस में थोड़ा दिक्कत हो रहा है अभी भी। क्या कौन दिक्कत हो रहा है? आंसर राइटिंग जो है ना वो चीज अभी नहीं बन पा रही अच्छी से। तो आप एक काम कीजिए, आंसर लिख करके, ठीक है ना, आंसर को लिख करके फोटो खींच के पीडीएफ बना के मुझे सेंड किया कीजिए। मेरा नंबर आपके पास आ गया है, इसमें जो जुड़ा हुआ है मेरा नंबर है। आप मुझे जी सेंड कर दीजिए, मैं उसको चेक करके जैसा भी होगा 1-to-1 टाइमिंग आपके साथ या कुशवाहा जी के साथ जो है वो कोऑर्डिनेट करके फिर बता दूंगी। तो बैठ करके फिर थोड़ा सा टाइम आपको दे देंगे। जी जी। ठीक है? क्योंकि क्या होता है कि प्री के बाद मेंस के लिए टाइम बहुत कम बचेगा, और अगर मेंस अभी इधर अगर ढंग से नहीं तैयार है, फिर अभी तो मान लो आपको, अब फरवरी ही चल रही है, फरवरी मार्च अप्रैल, ये तो आपको प्री पे ही फोकस होना पड़ेगा। तो मीनवाइल आपको लग रहा है कि मतलब आंसर राइटिंग आप कर रहे हैं, आप करके मुझे भेजिए, मैं उसको देख करके जैसा भी होगा, जो भी कमेंट रिव्यू, जो भी आपको सजेशन देना होगा वो मैं कर दूंगी। ओके ओके मैम। थैंक ठीक यू है। मैम। हाँ। थैंक यू। और सेम गुंजा को भी, आपको भी ऐसा लगता है तो आप भी कर सकते हो कांटेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। यस मैम ठीक है मैम। स्टेट पीसीएस कौन कौन दे रहा है अभी? मैं आप देंगी यूपी? जी मैम। यूपी पीसीएस देंगे? यस मैम। हाँ, यूपी में तो अभी वैकेंसीज की बहार चल रही है। यस मैम। लेकिन ये है कि एक बार सॉलिड अगर अच्छी तैयारी, मतलब आप सिविल सर्विसेज के लेवल को अगर आप पहुंच जाते हैं, वहां पहुंच जाते हैं, तो बाकी बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी वैकेंसीज आ रही हैं जिनको तो आंख बंद करके आप लोग क्लियर कर लेंगे। मैम यूपी पीसीएस में वो किस पर ज्यादा फोकस किया जाए? लोग बोलते हैं घटना चक्र पे ज्यादा फोकस किया जाता है। ऐसा सब पे जो है ना, वो फोकस तो सब पे बना के चलना पड़ेगा, वो किसी के कहने में नहीं जाना है। ठीक है ना, क्योंकि जो सिलेबस है, सिलेबस में सब चीजें हैं, तो पढ़ना में सब कुछ होता है। किसी एक को फोकस करने का मतलब होता है कि बाकी सारी चीजें आपके लिए सेकेंडरी हो गई या पीछे हो गई, वो सब करना ही नहीं है ना, आपके लिए तो हर एक चीज प्रियोरिटी होनी चाहिए। क्वेश्चन तो इक्वल इक्वल से ही आते हैं, ऐसा तो नहीं है कि घटना चक्र से बहुत ज्यादा आ जाते हैं, बाकियों से कम आते हैं। एवरेज अगर देखा जाए तो एवरेज सारे पोर्शंस जो है वो एवरेज में सब एक जैसे ही आते हैं। मतलब उनका जो क्वेश्चन होता है, वो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है, एक आधा क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी तो सब एक जैसे होते हैं। तो जिसको आप छोड़ रहे हो, आप ये मानो कि पूरे 10-15 नंबर छोड़ दिया आपने। और जिसके ऊपर फोकस भी ज्यादा बना रहे हो, ये मानो कि केवल 10-15 पे ही फोकस बनाया, बाकियों को आपने हटा रखा है पीछे। ऐसे नहीं करना है, फोकस तो सब पे बना करके रखो। ठीक है, प्रशासनिक अधिकारी ऐसे हल्के फुल्के नहीं बनते लेकिन हैं। मैम सब सारी चीज को लेकर इतना कठिन होता है। हाँ। किस पर विश्वास करें किस पर विश्वास ना करें, थोड़ा ये भी मन में डाउट हो जाता है। नहीं नहीं, तो विश्वास करने की जरूरत नहीं है ना, ये तो खुद का क्या होता है कि देखिए, प्रॉपर गाइडेंस इसीलिए तो बहुत जरूरी होता है। जीवन में जो है ना, पढ़ाने वाले बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। ठीक है, पढ़ाने वाले लोग भी मिल जाते हैं, आजकल तो देखिए वेबसाइट भी मिल जा रही है इस तरीके के, हमारे जैसे अभी हम लोग बातें कर रहे हैं, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स भी आपको मिल जाएंगे। यूट्यूब तो भरा पड़ा है बिल्कुल आपको गाइड करने के लिए, वो और कुछ तो करेंगे ही नहीं पढ़ाने के अलावा आपको। टॉपिक अच्छे से बताने के अलावा, एग्जाम क्रैक कराने के अलावा, बाकी सारे काम वहां पे किए जाते हैं। तो इन सब चीजों से थोड़ा सा दूरी बनाइए, और जो गाइड आपको कर सके, जैसे अभी मन्नू मैंने आपको कहा, आपके जीवन में वो व्यक्ति सबसे बोलते हैं ना कि क्या बोलते हैं, आपका भाग्य लेकर के आएगा, आपके सौभाग्य को जगाएगा, जो आपकी गलती को चेक करके आपको बताएगा कि क्या गलत आप कर रहे हैं। पढ़ाने वाले तो खूब मिल जाएंगे, कॉन्सेप्ट को क्लियर कराने वाले मेन आपको चाहिए, जो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सके। और जहां पे कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, वहां पे कैसा भी क्वेश्चन आए एग्जाम में, आप उसको लिख भी पाओगे, आप उसका फैक्ट भी कर पाओगे, हर तरीके से कर पाओगे, वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जी जी मैम। हाँ।
एक्चुअली आजकल आप लोगों के साथ समस्या ही सबसे ज्यादा ये हो गई है ना कि आप लोगों के पास कंटेंट की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा हो गई है। मैं जी तो ये जी मैम। मानती हूँ कि जो है मुहिम ये छेड़ना चाहिए, बच्चों को ये बताना चाहिए तुम्हें क्या नहीं पढ़ना है। बहुत जी हो गया, ये यस मैम। पढ़ो वो पढ़ो वो पढ़ो, क्योंकि इतना कंटेंट हो गया है ना, और कंटेंट अब इतने इजीली मिलने लगे हैं कि आप भी अपने आप को रोक नहीं पाते हैं कि मैं ये ना लूं, मैं वो ना लूं, मैं वहां ना देखूं, मैं वहां ना देखूं। वहां से दमादम पीडीएफ डाउनलोड हो रहा है, मार्केट में खटाखट किताबें आ जा रही हैं। अच्छा, कोई भी जो है वो बुक लिख दे रहा है आजकल। ऑथर्स का भी कोई सच क्राइटेरिया सेट नहीं है कि वो लिख रहा है तो उसकी खुद की जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। तो आजकल ये सब चीजें चल रही हैं, ये बात तो सही कह रहे हो आप, थोड़ा सा दिग्भ्रमित लोग हो रहे हैं। बहरहाल कोई नहीं, आप लोग तो पर्सनल गाइडेंस लिया कीजिए हम लोगों से, ठीक है। और ग्रुप में इतने सारे लोग जुड़े हुए प्रशासनिक सेवाओं में हैं, तो हमेशा आप लोगों के लिए तैयार रहते हैं सब लोगों के। थोड़ा सा जो है मतलब सबका सपोर्ट आप थोड़ा थोड़ा करके लेंगे तो ये चीज आपके लिए बहुत अच्छी है, जी मैम। ठीक है। क्योंकि जो लोग सेवा में हैं वो उस पूरे सेवा का जो लाइव वो जी रहे हैं, वो उसके बारे में आपको पूरा अच्छे से रूबरू कराएंगे। हम लोग हैं तो हम लोग गाइडेंस, मतलब हमें 22-23 साल हो गए गाइडेंस देते हुए, तो हमारा भी अपना एक एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, एक मतलब अच्छी खासी पकड़ बना ली है, समय निकाला है हमने। तो हम उस एक्सपीरियंस के आधार पे आपको गाइड करेंगे, ठीक है। जी जी मैम। यस यस मैडम, थैंक यू फॉर वार्म अप। बढ़िया, आपने सजेशन दिया, लोगों को थोड़ा वार्म भी हो गए। अभय सर भी जुड़ गए हैं। अभय सर। हेलो। हेलो। सर गुड हेलो मॉर्निंग। मैं जी सर हाँ, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग नमस्कार सर। जी नमस्कार। जी अभय हाँ सर, हाँ आपकी आवाज आ रही Good है। morning, sir. वेलकम हाँ, वेलकम, जी एक्चुअल जी में जी हाँ। मुझे आई एम वेरी सॉरी, गुड मॉर्निंग कंफ्यूजन हो सर। गया मुझे गुड सारे मॉर्निंग अगेला सर। का, तो जी इसलिए हाँ। थोड़ा लेट हो गया आने में। आई एम वेरी सॉरी। नहीं नहीं, आप आ रहे हैं, कहीं से आप इंगेज थे और उसमें से टाइम दे रहे हैं। हम लोग को बहुत प्रसन्नता है कि आप बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाले हैं। संजय भैया लगता है जुड़ गए हैं। आपका स्वागत है, वेलकम। बहुत दिनों बाद आपको देखने को मौका मिला है भैया। तो भैया हम ओके आपसे ओके ही शुरू ओके ओके करेंगे। हम ओके। आपसे ही शुरू करेंगे। हम लोग फिर जुड़े हैं। आज हमारा 83 तिरासीवां सेशन है। सारे बच्चे लोग हैं। काफी दिनों से चल रहा है, जैसा आप लोग शुरू किए थे उस हिसाब से चल रहा है। और कंटिन्यू ये कार्यक्रम चल रहा है पढ़ने और पढ़ाने का। आज फिर ये जुटे हैं कि हम लोग ऑनलाइन एक स्पीच कंपटीशन करेंगे, जो पिछले साल हुआ था। इसमें 3 लोग की जूरी है। संजय भैया जो आईएएस हैं वेस्ट बंगाल कैडर के, वो किरण मैडम जो डायरेक्टर है अस्तित्व आईएएस एकेडमी की, वो और श्री अभय सिंह सर जो आईडीएस ऑफिसर है हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, डायरेक्टर है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, वो ये ट्रेनर भी हैं। तो 3 लोगों की जूरी रहेगी, बच्चे लोगों को सुनेंगे और हर बच्चे को 5 मिनट रहेगा। हमारा जो टॉपिक है इसमें दो टॉपिक है। एक है स्वतंत्रता संग्राम एवं भारत निर्माण में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का योगदान, और दूसरा एक टॉपिक है भारतीय लोकतंत्र में गणतंत्र का महत्व। तो इस दोनों टॉपिक में से कोई भी बच्चा हिंदी या इंग्लिश में बोलेगा, बोल सकता है। और उनकी बात को सुन के तीनों हमारे जूरी डिसाइड करेंगे कि कौन सा बच्चा कितना मार्क्स पा रहा है। मार्क्स तो केवल प्रोफेशनल है, उससे उससे आगे बढ़ेंगे बच्चे वो होंगे। तो सबका स्वागत है। और आज इस ग्रुप में हमें ये बड़ी प्रसन्नता है, मैडम आपने ये बताया कि लड़कियों को आपने एक बढ़िया शिक्षा दी। मैं आपको बताऊं कि ये जो कार्यक्रम हम लोग चला रहे हैं पिछले 2 साल से, मुझे कहीं कुछ ये कहने में संदेह नहीं है कि पिछले 2 साल से मुझे ये अनुभव हुआ है कि लड़कियां लड़कों से काफी बढ़िया हैं। अगर प्रयास किया जाए तो वो बढ़िया आती हैं। 2 साल से कंटिन्यू हम बच्चों को, लड़कों को, लड़कियों को प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मुझे आज ये कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि ये लड़कियां हमारी काफी बढ़ चढ़ के हर चीजों में आगे आ रही हैं, जबकि उनके साथ विपरीत परिस्थितियां हैं, उसके बाद वो आगे आई हैं। जो नाम देने की ही बात है कि कौन बोलेगा, तो सबसे अधिक लड़कियों ने दिया है, जिसमें नीतू है देवरिया से, पुष्पलता है इंदौर से, गुंजा है गोरखपुर से, राजरेखा है सतना से, रेखा है पश्चिमी चंपारण से, अनामिका है सतना से, रामकली है आईआईटी तिरुपति से, रश्मि है आगरा से, बुसरा एक है वो भी जुड़ने वाली है, वो भी बोलेगी, एक वो है गोरखपुर से। तो लड़कियों की संख्या अधिक है, लड़के लोगों की संख्या प्रमोशन करने के बाद भी कम है।
कुछ की अपनी प्रॉब्लम है या कुछ का कहीं एंगेजमेंट है। तो लड़कों में एक मनु है, किशन है, अभिषेक है और एक अरविंद है। इस 4-5 लोगों में अगर जो आएगा जो बोलेगा वो है। तो कुल मिला के 12-15 बच्चे हैं। सबका स्वागत और शुभकामनाओं के साथ हम हैंड ओवर करते हैं जूरी को कि अपना टेक ओवर करें। संजय भैया और किरण मैडम, अभय सिंह, थोड़ा सा संदेश के साथ कि कैसे हम लोग चलेंगे। 3 लिंक है, 1 बजे तक 5-5 मिनट बोल सकते हैं, तो तीनों लिंक है। तो संजय भैया, हैंड ओवर टू यू, आपको, मैडम को और अभय सर को। जी माइक अनम्यूट कर लीजिए भैया, माइक म्यूट नहीं है। अभी ये जो जी आप भैया, लोगों जी का हाँ। प्रयास है, ये बहुत सालों से चल रहा है, इसकी सराहना करनी चाहिए। किरण मैडम तो आपकी बहुत एक्टिव है, जो हमेशा हर प्रोग्राम में रहती है, एंड शी हैज गॉट अ वास्ट एक्सपीरियंस ऑफ कंडक्टिंग सब। तो वी विल स्टार्ट अवे, वी विल सी व्हेन दे, हम लोग शुरू करेंगे, जब ये लोग बात करेंगे उस समय पे अपना देख के हम लोग उसके हिसाब से अपना मार्किंग भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो मुझे लगता है कि हम लोग को शुरू करना चाहिए, ज्यादा व्यर्थ नहीं व्यतीत करे हुए, ये शुरू कर दे। जी मैडम, आप बताएं। अभय सर कुछ कहना इस चाह रहे हैं, तो एक बार अभय सर भी कुछ कह लें बच्चों जी, को, फिर हम शुरू करते हैं। ओके ओके जी अभय सर। Very, very good morning to all of you, respected jury members और कुशवाहा सर और जितने भी प्रतिभागी इसमें भाग ले रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुआ उसके पीछे एक बहुत लंबी प्रक्रिया थी, जिसके तहत हमें आज़ादी मिली और आज लगभग 75 वर्ष होने को है, जबकि हमारे देश में संविधान लागू हुआ। तो उसका काफी ज्यादा असर हमारे डेमोक्रेसी पर और तमाम चीजों पर पड़ा है। तो उस परिप्रेक्ष्य में ये काफी महत्वपूर्ण चर्चा आज होने वाली है, क्योंकि और भी बहुत सारे देश हमारे आसपास के क्षेत्रों में, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, चाइना का भी एग्जाम्पल है, उसी आसपास के कालखंड में उन सबको स्वतंत्रता मिली या वहां पर एक शासन व्यवस्था कायम हुई। लेकिन वो उनमें और हम में काफी ज्यादा अंतर एक महसूस हो रहा है। तो उसके पीछे जो सबसे बड़ी प्रक्रिया रही है हमारा संविधान रहा है, और जो संवैधानिक विकास है जिसको कि हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते हैं, और खास करके जो सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है। और मैं आशा करता हूं कि इसी परिप्रेक्ष्य में जो दोनों टॉपिक है, जो सुभाष चंद्र बोस का भी दृष्टिकोण और साथ में संविधान के विषय में भी, तो इसी इर्द गिर्द रहकर और केवल वो ऐतिहासिक बातों, डाटा और डेट से हटकर कुछ इसके जो व्यवहारिक पहलू हैं उस पर लोग डिस्कशन करेंगे, उस पर लोग बातें करेंगे। और सबको शुभकामनाएं मेरी तरफ से, काफी अच्छा प्रदर्शन करें। थैंक यू सो मच। जी मैडम, किरण मैडम। जी सर, सबसे पहले तो टाइम को कैसे मैनेज करेंगे? 5 मिनट का टाइम है, तो हमें कैसे पता चलेगा सर? 5 मिनट का टाइम है एक्चुअली। अगर रहेगा तो मैं उठा सकता हूँ, चैट बॉक्स में मैं डाल दूंगा। 5 मिनट पूरा हो गया, जो बोलता रहेगा अगर चैट बॉक्स देखेगा तो उसमें हो जाएगा। हाँ नहीं, जैसे मुझे लग रहा है कि जो पूरे होते बोलता रहेगा हैं, उसके लिए चैट बॉक्स हाथ देखना ऊपर थोड़ा कीजिए सा आप। हाँ, आप थोड़ा सा कुछ जो है सिंबॉलिक, मतलब कुछ भी हाथ वाथ आप दिखा दीजिएगा, वो ज्यादा सही है। विवेक, तुम मैं सिंबॉलिक कर चाहता हूँ सकते कि हो? कुशवा जी अपना हाथ उठा के बता दे 5 मिनट हो गए। ओके ओके, हाँ वो हमारे जो ऑपरेट कर रहे हैं विवेक, वो कर देंगे। विवेक, यस यस सर। आप हाथ उठा देना। जैसे 5 से 6 मिनट हो, आप टाइम देखते रहना, घड़ी वॉच करना। 5 से 6 मिनट हो, आप हाथ उठा देना। ओके ओके सर। ओके ठीक है। जी। अभय सर, संजय सर, एक्चुअली यस जो सर। आज हम लोगों का, हाँ, ये बच्चे जो स्पीच देंगे उसको हम लोग 20 मार्क के अंदर जो है वो मार्किंग करेंगे, ठीक है? तो ओके, आपके पास अगर पेपर है तो सर नोट डाउन कर सकते हैं। बिल्कुल है।
हाँ सर, इसमें जो है ना, जो बच्चे बोलेंगे इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं, अलग अलग जो भी लैंग्वेज ले रहे हैं, हम लैंग्वेज के ऊपर 4 मार्किंग ले रहे हैं। तो 4 के अंदर में उनको लैंग्वेज के लिए मार्क देना है। ठीक है। उसके बाद हम 4 नंबर जो है, 4 नंबर के अंदर में मार्क करेंगे उनके कम्युनिकेशन स्किल को, यानी कि किस तरीके से जो है वो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। एक तो लैंग्वेज तो प्रॉपर हो गया, हिंदी इंग्लिश मतलब ग्रामर के हिसाब से। बाकी कम्युनिकेशन की उनकी पिच कैसी है, टोन कैसा है, देन बोल रहे हैं तो जो शब्द बोल रहे हैं उस शब्द के साथ उनका अग्रेशन किस तरीके का है, इनको ध्यान में रखेंगे। और इस बार थोड़ा सा मैंने एक क्राइटेरिया अलग किया है सर, उसके लिए 2 ही नंबर केवल रखा है, वो फेशियल एक्सप्रेशन का रखा है। एक्चुअली इसके पहले भी हम लोगों ने जब भी स्पीच कराया है तो स्टूडेंट्स बोलते बहुत अच्छा है, कंटेंट भी उनका बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो फेशियल एक्सप्रेशन उनका दिखता ही नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल या तो पेपर को देख रहे होते हैं या कैमरे की तरफ उनका फोकस नहीं बन पाता है। तो इस बार थोड़ा सा मैंने 2 नंबर इसके लिए भी रखा है कि बच्चे सीखे कि वो फ्रंट फेस कैसे जो है वो करेंगे। तो 2 नंबर हम लोग इसके लिए रखेंगे। 4 नंबर अपने लैंग्वेज के लिए हमने रखा, 4 कम्युनिकेशन के लिए, 2 फेशियल एक्सप्रेशन के लिए, और बाकी का 10 नंबर हम लोग कंटेंट के लिए रखेंगे, जो टॉपिक पे बच्चा बोलेगा। ठीक है। तो उसको 10 नंबर में से देंगे कि उसका कंटेंट कैसा रहा। तो इनिशियली जैसे फेशियल एक्सप्रेशन, कम्युनिकेशन, लैंग्वेज, इन सब की मार्किंग सर बीच में जरूर कर लीजिएगा, लेकिन मुझे लगता है कंटेंट वाला नंबर जो 10 में से देना है वो पूरा जब स्टूडेंट एक बार कंप्लीट कर ले उसके बाद हम लोग देने की कोशिश करेंगे। ठीक रहेगा? ठीक है, ठीक है ना? और टोटल ठीक है, we 20 can नंबर start. होंगे। हाँ ठीक है। It is अब very है सर। clear. हाँ Language 4, communication skill 4, facial expression 2 and content 10. It is very clear. जी जी जी। यस यस तो कौन कोऑर्डिनेट कर रहे हैं वो एक एक जने का नाम हमें बताते चलेंगे, देन फिर वो स्टूडेंट जो है स्टार्ट कर लेंगे। शिव कुमार ठीक है। जी, जैसे 5 मिनट होते हैं आप अपना हाथ ऊपर कीजिए। यस यस भैया जी। तो मैं नाम बताऊंगा और किस टॉपिक पे बोलेंगे वो बच्चा खुद बता के, 2 टॉपिक है अपना शुरू करेंगे। तो मैडम शुरू किया जाए। जी जी सर, बिल्कुल यस। बिल्कुल। तो ठीक है, वेलकम। 1-2 बच्चे अभी हमको मैसेज किए हैं कि बाद में भी ज्वाइन कर रहे हैं 10 मिनट में कहीं क्लास में, लेकिन जितने हैं हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारे जो लोग हैं इस समय जो मैं देख रहा हूँ, गुंजा है, पुष्पलता है, किशन है, मनु है, रेखा है, राजरेखा है, सारे लोग हैं। कौन बोलना चाहेगा पहले अपना नाम बताए, और उसके बाद वो किस टॉपिक पे बोलेगा वो अपनी बात करके फिर शुरू करे। यस, ओपन। कौन पहले बोलेगा? सर मैं बोलना चाहूंगी। जी मैडम, ये पुष्पलता है इंदौर से। इन्होंने अपना ऑफर दिया। पुष्पलता एक्चुअली बढ़िया स्टूडेंट है मध्य प्रदेश में। ये 12th की अपनी बोर्ड टॉपर भी रही हैं मध्य प्रदेश, पूरे मध्य प्रदेश बोर्ड की, और अभी बीएससी कर रही है इंदौर से। शी इज ए वेरी नाइस गर्ल और डेडिकेटेड। तो अपना ये शुरू करेगी। किस टॉपिक पे बोलोगी आप? बोलो पुष्पलता, उसके बाद शुरू करो अपना। Firstly, I would like to thank you for giving me this opportunity. My name is Pushpalata Singh Kushwaha. I am a student of BSc first year. Last year, I have secured 7th position in MP Merit. Today, I am here to give a speech on the topic भारतीय लोकतंत्र में गणतंत्र की महत्ता। तो बात करते हैं कि परतंत्रता एक ऐसी चीज है जो किसी को पसंद नहीं आती। जानवर भी नहीं चाहते कि वो गुलामी स्वीकार करें, हम तो फिर भी मनुष्य हैं। और पक्षी अगर किसी पक्षी को सोने के पिंजरे में भी रख दिया जाता है तब भी वह खुले आसमान में ही रहना चाहेगा। तो मेरा कहना यह है कि आजादी बहुमूल्य होती है और आजादी पाना ही काफी नहीं होता, आजादी को संभाल कर और सहेज कर रखना भी उतना ही चुनौतीपूर्ण होता है। अब बात करते हैं मेरे विषय की, जिसमें है लोकतंत्र में गणतंत्र का महत्व। गणतंत्र गण और तंत्र शब्दों से मिलकर बना है, और जिसमें गण का मतलब होता है जनता और तंत्र का मतलब होता है शासन, यानी एक ऐसा देश या राज्य जिसमें जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है उसे हम गणतंत्र कहते हैं।
और ऐसी ही व्यवस्था हमारे देश में है जिसे हम लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में जानते हैं। और बात करती हूँ कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। और 26 जनवरी का दिन ही क्यों चुना गया संविधान के लिए, इसके पीछे का कारण यह है कि 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में की अर्धरात्रि को पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई थी। इसीलिए हम 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ। और आगे बात करते हैं कि आजादी मिल गई, उसके बाद हमारा संविधान का निर्माण हुआ। संविधान का निर्माण एक बहुत बड़ी सभा द्वारा किया गया है और उसमें हमारे भारत को लोकतंत्रात्मक, संप्रभुता संपन्न, पंथ निरपेक्ष, सामाजिक और न्यायवादी देश चुना गया है, जिसमें ये सारी बातें जो मैं आपको भी बता रही हूँ, ये सभी संविधान की उद्देशिका में लिखी हुई है, जिनका काफी गूढ़ मतलब है, गूढ़ अर्थ है। संप्रभुता का आशय यहाँ होता है कि हमारा देश अपने सारे निर्णयों को पूरी स्वतंत्रता के साथ लेगा और इसमें बाह्य किसी भी संस्था या किसी की भी हस्तक्षेप की अनुमति इसमें नहीं होगी। पंथ निरपेक्षता की बात करते हैं तो सभी प्रकार के धर्मों को सम्मान और मान्यता प्राप्त है। हमारे देश की जो विविधता है वही हमारे देश का सबसे बड़ा अलंकार है और यही हमें औरों से अलग बनाती है। हमारे देश का संविधान दुनिया के समस्त संविधानों का अध्ययन करने के उपरांत लिखा गया है। उन सब की सभी अच्छी बातों को आत्मसात करके इसका निर्माण हुआ है, जो संविधान को सबसे अलग और उम्दा बनाती है। हमें संविधान द्वारा एक नागरिक की हैसियत से कुछ कर्तव्य और अधिकार भी दिए गए हैं। अधिकारों की बात तो हम बहुत करते हैं, लेकिन कर्तव्य की जब बात आती है तो कर्तव्य निभाने में हम पीछे हट जाते हैं। तो मेरा निवेदन है कि हम जैसे अधिकारों के लिए हम सभी जगह अपनी आवाजों को उठाते हैं, वैसे ही हम अपने कर्तव्यों का पालन करें और संविधान के सच्चे मायने में जो अर्थ हैं उनको हम दुनिया के सामने उजागर करें और हमारे देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखें और अपनी एक सोच को धार्मिक संकीर्णता में ना बांधें। सभी धर्मों को बराबर सम्मान दें और जरूरत पड़ने पर अपनी आवाज जरूर उठाएं और जहां जरूरत पड़ती है कि हम चुप रहें वहां मौन रहें और जहां जरूरत पड़ती है कि हमें बोलना चाहिए तो वहां भी बोलना चाहिए। यह हमारा संविधान हमें यह अधिकार देता है। और आप लोगों को बता देती हूँ कि कई वैश्विक मुद्दे हैं और कई सारे देश की आंतरिक समस्याएं हैं जो हम संविधान के द्वारा या संविधान के जो नियम है उनके अनुसार सुलझा सकते हैं। पर हम क्या करते हैं कि हम उन सब चीजों से हटकर इधर बहुत सारी समस्याओं में उलझकर रह जाते हैं। हम संविधान को इतना महत्व नहीं दे पाते हैं क्योंकि लोग मानते हैं कि जो चल रहा है वो ठीक है, जो व्यवस्था सदियों से चली आ रही है उसे बिगाड़ना नहीं चाहते। पर मेरा निवेदन है कि आप सभी जो भी मेरी बातों को सुन रहे हैं वो सभी संविधान के नियमों को और उसके कर्तव्यों का पालन करें और हम हमारे देश को आगे बढ़ाने की तरफ अग्रसर हों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। एग्जैक्ट 5 मिनट में कंप्लीट किया आपने। 11:28 से शुरू किया, 11:33 हो रहा है। 5 मिनट्स के अंदर कंप्लीट किया। मैडम, हैंड ओवर टू यू। जी सर, आगे दूसरों को लीजिए, फिर बाद में हम लोग कमेंट दे लेंगे। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सर। यस, वेलकम। सेकंड कौन बोलना चाहेगा? अभी 6 मिनट अपने पास दिखा रहा है। जस्ट अपना नाम आगे करो और बोलना शुरू कर दीजिए। कौन बोलना चाहेगा? ये अपना घर है, कोई डरने शर्माने की जरूरत नहीं है। यस, सेकंड पर्सन। कौन आएगा? कई लोग हैं। हाँ हाँ, रेखा आप आ जाओ। यस, तीनों जूरी मेंबर को बताएं, ये रेखा है। शी इज आल्सो नाइस गर्ल। शी इज फ्रॉम चंपारण, मोतिहारी, चंपारण इन बिहार एंड डेडिकेटेड सिंस लास्ट 2 years। बढ़िया बच्ची है, हमेशा तैयार रहती है, अलर्ट रहती है। तो रेखा का स्वागत है। रेखा, आप अपना किस टॉपिक पे बोलोगी और शुरू करो। 5 मिनट में खत्म करना है आपको। जी बोलो।
Good evening to all. My topic, I'm Rekha Kumari from Bihar, West Champaran, and now I am in graduation second year. My topic is on that contribution of Subhash Chandra Bose in India's struggle for freedom. So, Netaji Subhash Chandra Bose was an Indian nationalist whose patriotism towards India has left a mark in the hearts of many Indians. He is famously known as the founder of Azad Hind Fauj. Subhash Chandra Bose was born on 23rd January 1897 in Cuttack, Assam. He did his schooling at the Protestant European School in Cuttack, and he did his baccalaureate from the Presidency College. He was influenced by the teachings of Swami Vivekananda and Ramakrishna. In 1920, Subhash Chandra Bose passed the civil service examination and got fourth rank. But in 1921, he resigned from that and came back to India for serving their country. Now we talk about the contribution of Subhash Chandra Bose in freedom. He joined the non-cooperation movement in 1921, which was started by Mahatma Gandhi, who made Indian National Congress a powerful and non-violent organization. During this movement, Subhash Chandra Bose met with Chittaranjan Das, who became his political guru. Subhash Chandra Bose started a newspaper known as Swaraj. In 1927, after being released from jail, Bose became General Secretary of the Congress Party and worked with Jawaharlal Nehru for independence. In 1938, he was elected President of Indian National Congress and formed National Planning Committee. In 1939, Subhash Chandra Bose defeated Pattabi Sitaramayyan more than 200 votes. An important development in the struggle for freedom, the Second World War, was the formation of Azad Hind Fauj, also known as the Indian National Army. Subhash Chandra Bose escaped India in 1941 and went to Germany to work for India's independence. In 1943, he came to Singapore to lead the Indian National League and rebuild the Azad Hind Fauj. The Azad Hind Fauj was comprised of 45,000 soldiers, among whom were Indians prisoners of war, and as well as the Indians who were lived in various countries like Southeast Asia. On 21st October 1943, Subhash Bose who was also now popularly known as Netaji. Netaji went to Andaman, which had been occupied by the Japanese, and he hosted their flag of India. Netaji believed that with the help of Azad Hind Fauj, supported by Japan, and revolt inside the India, the British rule over India could be ended. The Azad Hind Fauj, with the slogan of Delhi Chalo and the salutation of Jai Hind, was a source of inspiration to Indians. Indian women also played a very important role, like the first captain of Azad Hind Fauj, first female captain of Azad Hind Fauj was Lakshmi Sehgal, and a women's regiment of Azad Hind Fauj was formed, and it was called as Rani Jhansi Regiment. The Azad Hind Fauj became the symbol of unity, and Netaji, who had been one of the greatest leaders of India's struggle for freedom. Thank you, sir. थैंक यू रेखा। आपका भी टाइम बढ़िया रहा, 4 मिनट 30 सेकंड में खत्म किया, चाहे 5 मिनट का टाइम था, टाइम के अंदर खत्म किया आपने, बढ़िया है। अब हैंड ओवर टू मैडम। मैडम 1 मिनट है, तो 1-1.5 मिनट अगर आप लोग कुछ बोलना चाहें बोले, तो नेक्स्ट लिंक में फिर नेक्स्ट कैंडिडेट को बुलाएंगे। मैडम सर एक बार संजय सर बोलने एक बार। 1.5 मिनट आप है। अगले लिंक में अगला पार्टिसिपेंट बोलेगा, आप कुछ संदेश दें बच्चों को।
जी जी हाँ संजय भैया, जी जी बोलिए। इन्होंने जो भी तथ्य थे उनका बहुत अच्छा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन के बारे में तो उन्होंने बहुत अच्छे तथ्य दिए। और जितनी भी घटनाएं थी उनका उल्लेख हुआ। लेकिन यहाँ पर मूल ये है कि जो आज़ादी में जो कंट्रीब्यूशन है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, जो एक अलगाव हुआ कांग्रेस पार्टी और महात्मा गांधी के विचारों से, और ये जो सुभाष चंद्र के बोस के जो विचार थे उसके बारे में यहाँ पर बताना ज्यादा समीचीन होता, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं। हाँ, तो मैं वही कंक्लूड करना चाहता हूँ कि जो वैचारिक स्तर पर जो भिन्नता थी, मत भिन्नता थी महात्मा गांधी और जो कांग्रेस में जो लोग थे, और जो सुभाष चंद्र बोस की जो विचारधारा थी, उसमें कैसे मतभेद उत्पन्न हुआ, और उन दोनों का उद्देश्य एक ही था, भारत को स्वतंत्र कराना। लेकिन जो वैचारिक मतभेद था उस स्तर पर अगर हम यहाँ पर कुछ बातें कर पाते तो ये जो है ये सिविल सर्विसेज एग्जाम के स्तर का होता, जो कि यहाँ पर केवल मैंने पहले भी बोला था कि जो घटनाएं हैं, जो फैक्ट्स है, वो हम 10th 12th के किताबों में हम पढ़ते रहते हैं कि ये हुआ, यहाँ पर इस तरह का निर्णय लिया गया। दूसरी चीज है, जो पहली वक्ता थी इंदौर से, तो उन्होंने जो जनतंत्र या लोकतंत्र, यहाँ पर दो शब्द है, और दोनों को अगर अंग्रेजी में ट्रांसलेट करें तो जो लोकतंत्र है उसको डेमोक्रेसी बोलते हैं, और जो जनतंत्र है उसको रिपब्लिक बोलते हैं। तो ये बहुत बड़ा अंतर है दोनों में। जैसे कि डेमोक्रेसी या लोकतंत्र इंग्लैंड में भी है, लेकिन वहाँ जो हेड ऑफ द स्टेट है वो वहाँ का राजा होता है, जो जन्मगत जिसकी वहाँ पर जो पद है वो जन्मगत होता है। जैसे अभी महारानी का निधन हुआ तो उनके जो पुत्र थे चार्ल्स, वो अपने आप वहाँ पर आ गए। लेकिन जब हम बात करते हैं भारत का, तो जो राष्ट्रपति है वो जन्म से नहीं यहाँ पर चुने जाते हैं, बल्कि जो संसद के द्वारा जो कार्रवाई होती है उसके द्वारा चुने जाते हैं। तो ये दोनों शब्दों में अगर आप अंग्रेजी ट्रांसलेशन के हिसाब से आप देखते हैं तो ये मूल भिन्नता है। तो इसका भी ध्यान रखना चाहिए, जो भी कंटेंट वाइज जो है जो भी आगे वक्ता आने वाले हैं उनके लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी बढ़िया बढ़िया अवैध सर, आपने बढ़िया कहा। हमारे इसीलिए हम लोगों ने मार्किंग में लैंग्वेज को अलग से रखा है। ये हाँ, छोटे छोटे जगहों पे ये छोटे छोटे जो एरर बच्चों की साइड से होते हैं, मतलब लगता है स्टूडेंट्स को कि हमने बहुत अच्छा कंटेंट तैयार किया, हमने बहुत अच्छा बोला, तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए हमने मार्क्स को तोड़ा है सब चीजों में, ताकि परफेक्शन हर लेवल पे दिखना चाहिए। ठीक है हाँ, सर, आगे। लैंग्वेज वाइज अगर मैं बात करूं तो एक ने अंग्रेजी में बोला, एक ने हिंदी में, तो उनकी भाषा बहुत अच्छी थी, प्रवाह अच्छा था, जो कम्युनिकेशन स्किल्स, इवन जो फेशियल एक्सप्रेशन थे वो भी कमाल के थे। लेकिन जो तथ्यात्मक दृष्टिकोण से अगर हम देखें, क्योंकि जब हम मेंस का एग्जाम देते हैं तो उसमें तथ्य, विचार और उसके विश्लेषण पर ज्यादा महत्व दिया जाता है, तो इस ओर भी ध्यान देना आवश्यक है। लेकिन प्रयास बहुत अच्छा। नहीं बढ़िया है सर। ये दोनों बच्चे अभी क्या है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में है, ये अभी बहुत ग्रोथ कर रहे हैं। वन बाय वन आपके सजेशन ये लोग नोट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसी टारगेट के हिसाब से ही हम लोग कर ही रहे हैं कंपटीशन की, एक दूसरे को सीखना और समझना और आगे बढ़ना है। बहुत बढ़िया ही प्रयास है। तो थैंक यू दोनों। हमें लगता है कि पुष्पलता और रेखा, आप दोनों लोगों ने बहुत बढ़िया बोला और सर लोगों की बातों को सुना, उससे और इम्प्रूवमेंट आपका होगा। थैंक यू बोथ ऑफ यू। अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। सेकंड लिंक है आगे जो अब है हमारे जितने hear me now? हैं इसमें से। यस सर। अच्छा, I was listening to both the participants. I was very much impressed. मैं दोनों के इससे, मतलब ये लोग अभी छोटे हैं, इनके पास काफी समय है। सिर्फ मुझे लगा कि रेखा कुमारी थोड़ी सी, I found that little डरी हुई सी, ऐसी थोड़ी सी आखिरी में। बिल्कुल डरना नहीं है, कॉन्फिडेंस लेवल जो है थोड़ा सा ठीक ठाक रखने से। व्हाट यू आर सेइंग वाज एब्सोल्युटली करेक्ट। आप जो बोल रही थी बढ़िया बोल रही थी, फ्लो भी था। कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा बढ़ाना है, कॉन्फिडेंस लेवल को आपको। बाकी अदरवाइज कंटेंट पॉइंट यूर दिस थिंग। और अभय सिंह जी ने जैसे बताया कि
जो स्पेसिफिक विषय है उसी को ही हमको एड्रेस करना है, ना कि हमको पूरी हिस्ट्री बताना है। जैसे उन्होंने कहा नेताजी सुभाष चंद्र के ऊपर रिपब्लिक का और इसके बीच का डिफरेंस क्या है, मैडम ने जैसे कहा कि तोड़ तोड़ के हमने दिया है ताकि ओवरऑल पैकेज जो होगा वो पैकेज इंपैक्टफुल होगा। जैसे लैंग्वेज को या कम्युनिकेशन स्किल, फेशियल एक्सप्रेशन, कंटेंट, फेशियल एक्सप्रेशन और कम्युनिकेशन स्किल अगर रिपीटेडली ये लोग करते आएंगे, बार बार करते आएंगे तो इनको कॉन्फिडेंस लेवल, तो इस तरह के जो प्रयास हमेशा चलते रहना चाहिए। बच्चों ने तैयारी तो अच्छी की थी, ठीक ठाक तैयारी की है सब्जेक्ट के बारे में। थोड़ा सा जो बोला है स्पेसिफिकली, जो मेन टॉपिक है, दैट नीड्स टू बी एड्रेस, नॉट वी हैव टू शो आवर नॉलेज और हिस्ट्री को रट के दे, ऐसा नहीं है। हमको स्पेसिफिक टॉपिक आर इन द कॉम्पिटिशन, you are not in the world of clearing an examination or scoring a marks in what you do it in the university. So this you have to keep it up. I think we can take the third contestant. Thank you, sir. जी भैया, थैंक यू। ठीक है, तो रेखा ने सबको थैंक यू बोला। रेखा पुष्पलता की तरफ से थैंक्स है, क्योंकि इन लोगों को बढ़िया फायदा हुआ, बेनिफिट हुआ। जी, अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को बुलाना चाहेंगे 5 मिनट के लिए। अभी इसमें ग्रुप में हमारे जो लोग हैं, कौन पहले बोलना चाहेगा? राजरेखा। गुड मॉर्निंग सर। अच्छा, राजरेखा आप बोलोगी? यस प्लीज, वेलकम। वेलकम। आपको 5 मिनट बोलना है, आपका टाइम शुरू होता है। जी शुरू करें। गुड मॉर्निंग सर। सर मैं राजरेखा कुशवाहा, एमपी सतना से। हाँ। और मेरा टॉपिक है स्वतंत्रता संग्राम एवं भारत नवनिर्माण में नेता सुभाष चंद्र जी बोस का योगदान। एक भारतीय राष्ट्रवादी के रूप में सुभाष चंद्र बोस ने उपनिवेशवाद को चुनौती देने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। वे उन महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक हैं जिन्हें देश हमेशा याद करता है और आगे भी करता रहेगा। सुभाष चंद्र बोस भारत के सबसे प्रतिष्ठित स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। सुभाष चंद्र बोस का जन्म बंगाल प्रांत के कटक में एक संपन्न परिवार में हुआ। उन्होंने कलकत्ता में दर्शन शास्त्र में डिग्री प्राप्त करते हुए शिक्षा प्राप्त की और सुभाष चंद्र बोस को भारतीय सिविल सेवा के लिए भी चुना गया था, लेकिन उन्होंने सेवा लेने से इनकार कर दिया क्योंकि वो ब्रिटिश सरकार की सेवा नहीं करना चाहते थे। और सन 1921 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए। उसके बाद उन्होंने स्वराज नामक एक समाचार पत्र भी शुरू किया और अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष और बंगाल राज्य कांग्रेस के सचिव भी बने। बोस ने द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक लिखी जो 1920 से 1942 तक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को कवर करती है। इस पुस्तक पर ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था। उन्होंने जय हिंद शब्द भी गढ़ा। उसके और उनके शक्तिशाली व्यक्तित्व ने कई लोगों को स्वतंत्रता संग्राम में प्रेरित किया और भारतीयों को वे प्रेरित करते रहे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सुभाष चंद्र बोस की भूमिका। सन 1925 में राष्ट्रवादी गतिविधियों के लिए मांडली की जेल भेज दिया गया था। उन्हें 1927 में उसके बाद रिहा कर दिया गया और कांग्रेस के महासचिव फिर वे बने। जवाहरलाल नेहरू के साथ भी काम किया और दोनों के बीच लोकप्रियता हासिल करने के वाले कांग्रेस पार्टी के युवा नेता बन गए। उन्होंने संपूर्ण स्वराज की वकालत की और इसे हासिल करने के लिए बल प्रयोग के पक्ष में थे। सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के साथ मतभेद थे और वे स्वतंत्रता के मतभेद थे क्योंकि वे स्वतंत्रता के लिए जो है तो अहिंसा को हथियार के रूप में अपनाने के लिए इच्छुक नहीं थे। बोस पार्टी के पक्ष में खड़े हुए और सन 1939 में उन्हें पार्टी का अध्यक्ष चुना गया, लेकिन गांधी के समर्थकों के साथ मतभेदों के कारण उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। बोस की विचारधारा समाजवाद की ओर झुकी हुई थी। उन्होंने सन 1939 में कांग्रेस के भीतर एक गुट के रूप में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। उसके उपरांत द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत में बोस ने भारतीयों को युद्ध में घसीटने से पहले उनसे परामर्श न करने के लिए सरकार का विरोध किया। जब उन्होंने कलकत्ता के ब्लैक होल की स्मृति में बने स्मारक को हटाने के लिए विरोध प्रदर्शन आयोजित किया तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि कुछ दिनों बाद उन्हें रिहा कर दिया गया, लेकिन उन्हें निगरानी में रखा गया।
उसके बाद सन 1941 में वे देश से अफगानिस्तान और सोवियत संघ के रास्ते जर्मनी चले गए। जर्मनी में उन्होंने नाजी नेताओं से मुलाकात की और स्वतंत्रता हासिल करने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ सशक्त संघर्ष करने की आशा की। उन्होंने ध्रुवीय राष्ट्रों से मित्रता करने की आशा की थी क्योंकि वे उनके शत्रु अंग्रेजों के विरुद्ध थे। सन 1943 में आजाद हिंद के लिए जर्मनी से फीके समर्थन से निराश होकर बोस ने जर्मनी छोड़ दिया और वहां से वे जापान चले गए। राष्ट्रीय सेना को जापान में बोस के आगमन ने भारतीय राष्ट्रीय सेना को पुनर्जीवित किया, जिसका गठन पहले जापानी मदद से किया गया था। आजाद हिंद या स्वतंत्र भारत की जो अंतरिम सरकार की स्थापना एक निर्वासित सरकार के रूप में की गई थी, जिसके प्रमुख सुभाष चंद्र बोस थे। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को ताइवान में एक विमान दुर्घटना में हुई थी। हालांकि भारत में कई लोगों ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया था कि उनकी मृत्यु हो गई है। उसके बाद कई जांच कमेटियों को यह पता लगाने का काम सौंपा गया कि उस दिन आखिर में हुआ क्या था, लेकिन फिगिस रिपोर्ट 1946 और शाहनवाज रिपोर्ट 1956 से निष्कर्ष यह निकाला गया कि बोस की मृत्यु ताइवान में विमान दुर्घटना में ही हुई थी। लेकिन मुखर्जी आयोग 2005 ने कहा कि बोस की मौत को साबित नहीं किया जा सका है, इसलिए सरकार ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया था। थैंक यू सर। अच्छा, मुझे एक प्रश्न पूछना है। राजलेखा कुशवाहा ना तुम्हारा नाम? यस सर। टॉपिक क्या था? स्वतंत्रता संग्राम एवं भारत नवनिर्माण में नेता सुभाष चंद्र जी बोस का योगदान। ठीक है। तुमने क्या क्या जानकारी दी? तुमने आपको इतिहास बताया है कि नहीं? तुमने तैयारी बहुत अच्छी की, लेकिन तुमने क्या किया, हमको सब्जेक्ट क्या था, उनका योगदान क्या था, वो कहाँ जन्मे, उनका मृत्यु कहाँ हुआ, उसके ऊपर लेके जो कंट्रोवर्सी हुई, ये सब चीजें जानते हैं। दे आर नॉट रिलेवेंट टू द टॉपिक एज सच। टॉपिक में क्या है, उनकी विचारधारा क्या थी और गांधी जी के साथ उनके मतभेद थे, और उसको करने के लिए उन्होंने कौन सा मार्ग इस्तेमाल किया, आजाद हिंद किया, वहां से ये करने की कोशिश की, उनकी विचारधारा क्या थी, जो नई पार्टी करके उनके साथ कौन कौन जुड़े और क्या क्या, इसको थोड़ा सा जोर देना था, ना कि उनका जन्म कहाँ हुआ, कटक में हुआ, कटक है उड़ीसा में, या उनका कितनी 2-3 कमेटियां बैठी और कमेटियों ने उनके ऊपर उनके मृत्यु के पश्चात ये किया, फिर वो वहां गए और उन्होंने ये किया वो किया, ये तो इतिहास है, ये सबको मालूम। उनका योगदान क्या है, हम लोग उनके जीवन के बारे में नहीं जानना चाह रहे हैं। उनके योगदान की वजह से हमारी जो पॉलिटी थी उस समय की, जो फ्रीडम फाइट करने वाली थी, उसका क्या हुआ। एक विचारधारा थी जो उनके साथ थी, एक विचारधारा थी जो गांधी जी के साथ में थी, गांधी जी की विचारधारा थी। तो और ऐसे शब्द भी गांधी जी के समर्थक, उनके समर्थक, इस तरह के शब्द उच्चार न करके आप लोगों को विचारधारा इस तरह के शब्द का ज्यादा उच्चार करना चाहिए। हालांकि तुम्हारे प्रयास की मैं दाद देता हूँ, तुमने काफी डीप में जाके पढ़ाई की है, बहुत सी चीजें तुमने ये की है, बट मेन आइडिया है to the topic, not we are telling the history. This is, please do not mind, this is just I am telling you for your future guidance. Okay, thank you. थैंक यू भैया। मैं बोलना चाहूंगा, राजरेखा को आपने अप्रिसिएट किया, रियली अप्रिसिएशन के लायक है, और चूंकि मेहनत किया, कंटेंट से थोड़ा अलग हुआ है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ जूरी मेंबर्स को कि 2 साल से राजरेखा इज द फर्स्ट गर्ल हु हैज कॉन्टेक्टेड विद दिस हम होंगे कामयाब। जब सबसे पहले ये आई, जिस गांव से है, तो राजरेखा को जब हम लोग बोलते थे अपना मोबाइल तुम ऑन कर लो, वीडियो ऑन कर लो, शी वाज नॉट डेयरिंग टू ओपन हिज वीडियो इटसेल्फ। लेकिन आज के डेट में उसने बीएससी कंप्लीट कर लिया, एमएससी कर रही है, और कॉन्फिडेंट है, कॉन्फिडेंटली बोलती है, बात करती है, वीडियो ऑन करना, बात करना और सबसे कांटेक्ट करना। तो शिव कुमार जी, इसको लेके हमारे मन में कोई संदेह नहीं है, जी क्योंकि हाँ, मैंने उसको देखा है पहले भी, इसके पहले भी उन्होंने किया था, उसको देखा था। करेक्ट। दरी दरी दबी दबी पूरे सेंटेंस नहीं बोलती थी, अभी वो उसका लेवल काफी बढ़ गया है। मेरा एक ही सुझाव है, उसका जो मैडम ने लैंग्वेज, कम्युनिकेशन स्किल, फेशियल एक्सप्रेशन, इन सब चीजों पे
he is scoring very high, but on the content he is scoring low. In the sense वो that he has to think now. He has to think about the subject. बाकी जो जी 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 उसकी लैंग्वेज है, उसका कम्युनिकेशन स्किल है, उसका जैसे मैडम ने भाग करके दिया है, उसमें शी इज स्कोरिंग वेल, हाँ बट शी इज नॉट स्कोरिंग बिकॉज़ इट इज नॉट अप टू द करेक्ट कंटेंट. दिस इज फॉर जी फ्यूचर. भैया दिस इज नॉट this is not they are not doing the assessment to give them prize or something. It is for their future betterment. I think यस यस everybody appreciates this. Madam, यस ही विल डू हाँ नहीं हाँ यस करेंगे और आगे मैडम जी सर, ओके तो आगे बढ़े। यस यस तो 3 लोगों ने बोल लिया। अब अगले कैंडिडेट जो भी हैं हमारे पास किशन है, मनु है, गुंजा है, रामकली है, कोई भी बोलना चाहता हो अपना अनम्यूट करके वीडियो अनम्यूट करके सामने आए और 5 मिनट अपनी बातें कहे। 2 टॉपिक है, सुभाष चंद्र बोस का योगदान और भारतीय लोकतंत्र में गणतंत्र। देखिए रामकली को रिक्वेस्ट करूंगा उसकी प्रोग्रेस भी देखिए वो भी पुरानी। आई वुड लाइक हर टू स्पीक। ओके ओके भैया रामकली आईआईटी अभी जस्ट निकल के आई थी। रामकली यू आर हियर, सुन रहे हो मेरी बात? यस सर। रामकली आप आ जाओ। कैसा चल रहा है? पहले तो आपको बहुत शुभकामनाएं। कल ही मेरी बात हुई थी, उसका एग्जाम था। शी इज गोइंग टू कंप्लीट हर मास्टर्स फ्रॉम द आईआईटी तिरुपति, तो मुझे लगता है बढ़िया हो रहा होगा। उसके बाद भी ये बोली कि टाइम निकाल के जरूर एंगेज है, लेकिन फिर भी हम बोलेंगे। तो संजय भैया आपको बुलाए और बढ़िया अप्रिसिएशन है आप कर रही हो। तो बताओ किस टॉपिक पे बोलोगी, और 1 मिनट अगर कुछ अपना बता सकती हो आईआईटी के बारे में, योर एक्सपीरियंस, क्योंकि आप गांव से आई हो। कैसा लग रहा है साल भर में, आपको कैसा लगा वो 2 मिनट बताओगी, सबको अप्रिशिएट होगा। वो बता के अपनी बात शुरू करो, बोलो। Yes, sir. So I'm Ramkali Saha. I'm from Rewa, Madhya Pradesh. Currently, I'm in my MTech final year. I'm at IIT Tirupati. So in last 1.5 years, whatever I have learned here, like in our village or wherever we are studying, there we are thinking we are the best. Because there we are at one school. But after coming here, in this IIT, students are coming from all over the world, all over the country. So all are like best students. Here we have to compete with all of them. So after coming here, I realized like it's not like whatever. If I was best in my school, so I would be here. Yes, I have to give consistent effort to make myself better every day. So this is what I have learned, and here I have got other students who are from different background and different culture, different state. So learning from them what is the method of studying, how they study, because everyone has their own way of learning, and the professors and all, everyone is supportive, and they have their different method of teaching and supporting in which sector they are focusing. So everything is very good. Every day I am learning. लाउडली बोलिए रामकली जी, थोड़ा सा लाउडली बोलिए आप, शायद माइक का पोजीशन का कोई गड़बड़ है। Yes. Okay, now you can start your topic. मैं audible हूँ? I have a very high expectation from you. हाँ रामकली आवाज आ रही? यस यस ऑडिबल। थोड़ा सा माइक को करके आप बोलो। I have a very high expectation from you. जी भैया जी हाँ। Okay, sir. तो रामकली आपका टाइम स्टार्ट होता है। हाँ 12 बजे से हो रहा है। 12 बजे 5 मिनट में आपको बोलना है। अब टाइम स्टार्ट हो रहा है। बोलिए किस टॉपिक पे बोलेंगे और आप बोलो। तो मेरा टॉपिक है भारतीय लोकतंत्र में गणतंत्र का महत्व। सबसे पहले मैं इस महत्वपूर्ण अवसर के लिए आपको धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिसमें मुझे मेरे विचारों को प्रस्तुत करने का अवसर मिला है। तो मैं शुरू करूंगी एक पोएम से। अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में दिखाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों को दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराख है, जो ये दीवार का सुराख है, चीन, अमेरिका, पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है।
मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं। तो परतंत्रता परतंत्रता या पराधीनता ये एक ऐसी जंजीर है जो कि किसी को भी पसंद नहीं होती, चाहे वो इंसान हो या जानवर। अगर हम किसी पक्षी को भी सोने के पिंजरे में कैद कर दें और उसे सारी भौतिक सुख सुविधाएं दें तो भी वह अपनी उड़ने की लालसा को कभी शांत नहीं करता है। इसी तरह हम इंसान भी हैं, मनुष्य, जो कि हमें स्वतंत्रता मिलने के लिए हम बहुत ही तत्पर रहते हैं और वो अगर हमें मिली है तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है और उसकी रक्षा करना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि हमें उसे पाने के लिए जितना कि उसे पाना महत्वपूर्ण होता है। तो आज जैसा कि हम जानते हैं कि हमें आजादी तो मिल गई थी 15 अगस्त 1947 को, और पर उसके बाद हमने गणतंत्र का मार्ग चुना और हमारा संविधान बन गया था 26 नवंबर 1949 को, जो कि स्वतंत्रता दिवस के बाद 2 साल 11 माह और 18 दिन के बाद बना था। लेकिन उसको हमने लागू नहीं किया था, उस समय पर लागू नहीं था। 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे भारत ने गणतंत्र का मार्ग चुना, जो कि कोई संयोग नहीं था। यह हमारे संस्थापकों का दूरदर्शी फैसला था, जहां उन्होंने समझा कि एक गणतांत्रिक शासन व्यवस्था ही है जो कि सामाजिक न्याय, समानता और जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने में अच्छी तरह से सक्षम होगी। तो गणतंत्र यह है जहां सत्ता किसी राजवंश या किसी भी व्यक्तियों के हाथ में नहीं होती, कोई वंशानुगत नहीं होती है। यहाँ सत्ता जनता के हाथों पर होती है, जो कि जनता अपने प्रतिनिधि को चुनता है और उसी के आधार पर हमारा एक विशाल लोकतंत्र खड़ा होता है। तो हमारे भारतीय गणतंत्र की खासियत यह है कि यहाँ हम सभी भारतीय अलग अलग धर्म, भाषा और संस्कृति के लोग हैं, पर हम एक नागरिक सूत्र में बंधे हुए हैं। तो यह गणतंत्र हमें एक समान मंच प्रदान करता है जहाँ की हम अपने विचारों को रख सकते हैं और हमारी आवाज को सुना जाता है और उसके ऊपर निर्णय लिया जाता है और हमें हमारे समस्याओं को समाधान किया जाता है। और हमारा संविधान एक भारत में बहुत ही विस्तृत संविधान है, विश्व में सबसे विस्तृत संविधान है। इसके निर्माण में कई लोगों का योगदान रहा है, इसमें समितियों का गठन किया गया था, जिसकी सबसे महत्वपूर्ण समिति थी प्रारूप समिति और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो भारत का संविधान देता है हर नागरिक को उचित सम्मान। भारत का संविधान ही है हर भारतीय की पहचान। तो गणतंत्र का महत्व और भी स्पष्ट किया जा सकता है, हम स्पष्ट कर सकते हैं लोकतंत्र से जोड़कर, जैसे कि जनता की सत्ता। गणतंत्र लोकतंत्र का ही एक रूप है जहां जनता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शासन में भाग लेती है और अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से नीति निर्धारण में भागीदारी लेती है। तो इससे हमारे सामाजिक न्याय और समानता में क्या प्रभाव पड़ता है कि गणतंत्र का लक्ष्य यह होता है कि हर नागरिक को हम समान अवसर प्रदान करें और इसमें हम भेदभाव ना करें कि वह किस जाति से है, किस धर्म से है या किस लिंग से है। हम उस सबको दूर करके उसको समान अवसर प्रदान करते हैं और उसके विचारों की स्वतंत्रता होती है, जहाँ की वह अपने विचारों को रख सकता है बिना किसी झिझक के, और जिससे हम एक नई सोच पनपती है जो कि हमारे भारत की प्रगति के लिए नया मार्ग खोलती है। लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि यह हमें बहुत ही मुश्किल से मिला है। तो हमें हमारे लोकतंत्र में गणतंत्र को बनाए रखने के लिए हम सभी को सक्रिय रूप से समाज में मिलकर काम करना चाहिए, जिससे कि हम एक सशक्त, समृद्ध और समाज का शासन बना सकें। तो गणतंत्र को समझने के लिए केवल यह जानना आवश्यक नहीं है कि ये केवल चुनावों और सरकारी निर्णयों से ही बनता है। यह जनता रामकली आपका 5 मिनट हो गया।
ओके सर। सम अप कर दो, 30 Thank you, सेकंड में sir. आप क्लोज कर दो। हाँ ओके ओके। तो गणतंत्र में जैसा कि हर व्यक्ति का महत्वपूर्ण योगदान होता है, तो हमें इस योगदान को बनाए रखने के लिए हम सभी को एक साथ मिलकर इस अपने भारत को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर रहना चाहिए। थैंक यू सर। Okay. Can I say something? यस सर सर। Can I say something? यस भैया जी जी। श्योर सर। अच्छा, it was very good attempt. But when we talk about Ganatantra, there are 2-3 things. एक तो हमारा preamble में कुछ important words use किए गए। preamble जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको थोड़ा सा देख लो, उसमें किए गए। उसके बाद में फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, इनका जो बैलेंस है ये बहुत मुश्किल है 5 मिनट में बोलने का। तो गणतंत्र में क्या होता है, हमको फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं। उसके बाद में though it is not mandatory, it is morally binding to have the directive principle plus the role of the bureaucracy and the testing। तो ये सारी चीजों में जो कॉम्बिनेशन होता है, इनको लेके जो बनता है वो है हमारा गणतंत्र का मेन चीज है। वो जो आपने जो कहा, ये सब चीज है हमारे गणतंत्र की है। आपने सब अच्छे से बताया, सोशल डिस्पैरिटी होती है, कैसे होती है लोगों को, बट ये जो कोई की वर्ड्स होते हैं, जो कंटेंट वाज वेरी गुड, बट यू हैव टू यूज सर्टेन की वर्ड, पंचिंग वर्ड जिसको बोलते हैं। फंडामेंटल राइट्स में क्या, फंडामेंटल राइट में क्या है, फ्रीडम मिला है, गण का तंत्र हमको। कौन चलाता है, सरकार चलाती है। सरकार के ऊपर किसका अंकुश होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, वो कैसे होता है, इलेक्शन के माध्यम से होता है। जुडिशरी का काम है कि ये दोनों बाकी जो अंग है वो ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं। जो हमारी पार्लियामेंट या जो लेजिस्लेचर है या ब्यूरोक्रेसी है जो है, ये लोग कानून के ढांचे में रह के काम कर रहे हैं कि नहीं। ये सब चीजों को मिला के जो गणतंत्र होता है, ये बहुत डिफिकल्ट है 5 मिनट में बोलना, लेकिन इसको थोड़ा थोड़ा तुम छू लेती एक सेंटेंस में, तो आपका और बहुत बढ़िया हो जाता। Your content was good. I'm very much impressed to see your progress in last, I think, 1.5 years. And congratulations for joining the IIT Tirupati. Please keep working very hard. I know from the background from where you came, you are also looking smarter now. Last time when you saw, this time you are looking smarter, more presentable. You are smiling. Your confidence level has gone up. अच्छे से तुम मतलब ठीक ठाक ये करके बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे ही होना चाहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। जी मैडम, नेक्स्ट कैंडिडेट को बुलाया जाए। ओके, तो थैंक यू रामकली, आपने बढ़िया बोला 5 मिनट में। अब अगला कौन बोलेगा? आ जाओ, 3-4 लोग और हो। हाँ यस, सेल्फ आ जाओ। किशन श्रीवास्तव इज वेटिंग। ओके किशन, किशन। Good morning to the respected सर ये किशन भी लास्ट 2 ईयर से कंटिन्यू जुड़े हुए हैं और ये डेडिकेटेड, ये भी चंपारण से आ रहे हैं, बहुत मेहनत करते हैं और हर प्रोजेक्ट में, हर काम में ये एक्टिव रहते हैं हमारे। तो अपना नाम बता के किस टॉपिक पे बोलोगे किशन? शुभकामनाएं हैं, आओ आप अपनी बात बोलो जी। Good morning, respected Sanjay Thani sir, Kiran ma'am, Abhay Singh sir, SK sir, and all the participants. Myself Kishan Srivastava, and I have chosen the topic contribution of Subhash Chandra Bose in the independence struggle. Before lighting on his contribution, I wanted to little about him. He was born on 23rd of January. किशन तुम्हारी आवाज थोड़ी बढ़ाओ। किशन माइक थोड़ा क्लोज करो। Yeah. Now okay sir. थोड़ा लाउड बोलो। जो तुम बोल रहे हैं हम लोग ठीक से सुन पाए। Okay sir. Before lighting on his contribution, I wanted to little about him. He was born in 23rd of January. तुम्हारा वॉल्यूम बढ़ाओ कुछ। किशन फिर से रिपीट करो, फिर से शुरू करो अपनी बात। उसका टाइम मत काटना, उसको 5 मिनट बोलने दो, जब से आवाज नहीं टाइम अब शुरू होगा। अपना किस टॉपिक पे बोलोगे बता के शुरू करो अब। हाँ पूरा 5 मिनट दो, उसको काटो मत, ठीक है?
चलिए Okay, किशन जी। Sir, I have chosen the topic on the contribution of Subhash Chandra Bose in Indian struggle. Before lighting on his contribution, I wanted to tell little about his lifestyle. He was born in 23rd of January 1897 at Cuttack. He was ninth son of his parents and he was very intelligent. He had cracked the Indian civil service examinations, which was a 4th year of course in just 7 months, and got the 4th rank. But he resigned from the services and joined Indian freedom struggle. He was also associated with the teachings of Swami Vivekananda and was politically attached with Chittaranjan Das. He became the editor of newspaper Swaraj and started writing against British government. He went against the coming of Prince Wales, and for that he got arrested in 1921 for 6 months. During Guwahati conference, a conflict occurred between Mahatma Gandhi and Indian National Congress and Subhash Chandra Bose. What happened that time? Lord Irwin demanded for dominion status for India, but Subhash Chandra Bose went against it and he won for Purna Swaraj. He became the president of Indian National Congress and then he won an election against Sitaramaiah. Sitaramaiah was appointed by Mahatma Gandhi, and due to the defeat of Sitaramaiah, Mahatma Gandhi get upset. And then in 1939, Subhash Chandra Bose left the Indian National Congress and he formed a forward bloc in 1940. And for that, he again got arrested and he went in jail. He went on hunger strike in jail. Due to get defeat from that, the British officials make him prison in his own house. And inspired by the song of writing of Rabindranath Tagore, तो कोई डाक सुने कोई ना आसी तो बे एटला चलो रे, means जब तुम्हारी आवाज पे कोई ना आए तो अकेला चलो. Instead of high security, he played a trick and escaped from his house. He went to Germany to meet with Hitler. Here, he went to Japan. He relieved all the Indian Army's officers and made an army named Azad Hind Fauj. And then in 1944, he came to India through Burma border. And that time, Japan defeated in World War II. When Japan defeated in World War II, what happened? Japan was supporting Indian National Army. And due to defeat of Japan, Indian National Army became weak. Then he went to Singapore to meet with Japan Field Marshal Tiruchi. Tiruchi organized a flight for Subhash Chandra Bose. And it is said that 18th of August 1945, due to a crash of his flight, he died. Because till now, his officials, Mahatma Gandhi and many Indian, they did not believe on his death due to flight crash. This is still today, it is very mysterious. At lastly, I in my words with a paragraph of a poem written by Gopal Prasad Vyas on the inspiring story of Subhash Chandra Bose. वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आज के देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं पानी है. Thank you so much, sir. थैंक यू किशन, थैंक यू. 4 मिनट आपने बोला भैया. अब नेक्स्ट कैंडिडेट को चले. क्या मेरे को किशन को ये बोलना है कि जैसे मैंने बताइए जी. पहले भी नेताजी सुभाष चंद्र पे जिसने कहा था उनके बारे में, तो आप हमको हमारा ये क्या है, हिज कंट्रीब्यूशन टू इंडियन फ्रीडम फाइट, नॉट दैट हिज हिस्ट्री. सी किशन जी, तो जो टॉपिक का जो मेन है उनकी हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, कोई बात नहीं, सब लोग जानते हैं उन्होंने क्या किया, आजाद हिंद स्थापन की और क्या किया, उनके ये थे, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन क्या था, जिसकी वजह से क्या हुआ, कोई विचारधारा थी जिसमें लोग जुड़े, जिसकी वजह से लोगों में एक परवर हुआ, लोगों में एक अलग टाइप का उत्साह आया, यंग लोग जुड़ गए, और एक दूसरी विचारधारा है कि हम लोग माइट विल फाइट माइट विद आवर माइट ओनली, in spite of the fact that he knew that the resources which he has got were much less than the one with whom they are fighting. So he tried to cultivate the other Japan and other countries from where he tried to. He went outside, collected this thing. He was of a high caliber. He was ICS. He resigned it. He became the president of Indian Congress, but he did not side. He and Gandhiji had differences, so he resigned it, and he did it on what he thought is correct, and he started the whole thing. तो उनकी जो विचारधारा है उससे जो उत्साहित हुए, वो जो एक दूसरा एंगल था जिसका
परिणाम क्या हुआ, जिसका इम्पैक्ट क्या हुआ, जिसका इफेक्ट क्या हुआ इसके ऊपर, ये थोड़ा सा आप देखिए। उनका जन्म कहाँ हुआ था, ये हुआ था, वो टॉपिक नहीं है। उनका कंट्रीब्यूशन इंडियन फ्रीडम फाइटिंग में क्या हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है। आई थिंक अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग दिस। ठीक है किरण मैडम, आप क्या कह रही है, ये इसके बारे में कुछ कहना है आपको, मैं जो कह रहा हूँ? जी किरण मैडम, आपको कुछ कहना है मैं कह रहा हूँ उस पर? हाँ बोलेंगी। एक्चुअली अब सर। 4 मिनट है मैडम। मैं सोचूंगा आप और अभय सर बोल दे, फिर नेक्स्ट वाले सेशन में अपने अगले पार्टिसिपेंट को बुलाएंगे। 4 मिनट है तो जी मैडम सर। जो संजय भैया बोले उसको एक्सपेंड कर। जी हाँ एक्चुअली मैं तो सोच रही थी एक साथ ही सबको एक्सपर्ट ओपिनियन बाद में दे देती, तो मैं वो बाद में ही कर लूंगी, 1 by 1 तो नहीं हाँ करेंगे, वो बाद हाँ, में एक ठीक है। साथ ही हाँ सब सब लोगों हाँ को कर लेंगे। और अभी तो हम किसी के टॉपिक के ऊपर अभी कमेंट भी नहीं दे सकते, क्योंकि जो बच्चे प्रिपेयर करके आए हैं वो एग्जैक्टली उसी को प्रेजेंट करेंगे, तो वो करें, उसमें भी डिसर्टेड होने की जरूरत नहीं है। बाकी जो हमें गाइडेंस लगेगा, जहां से हमें लगेगा इम्प्रूव कराने के लिए, तो उसके लिए जरूर हम लोग बात करेंगे। बाकी तो सर पहले से मुझे ऐसा लग रहा है कि सेशन ये पहले भी हो चुका था, एटलीस्ट जो बच्चे दोबारा या तीसरी बार या चौथी बार अभी आए हुए हैं, उनका थोड़ा सा फ्लो जो है वो मेंटेन होना चाहिए था। ये वो हो गए, बोलते हैं ना, कहते हैं कि कुछ नहीं पूछो नहीं बताओ तो सब शांत हो जाते हैं, तो सब शांत हो गए ऐसा लग रहा है। जोश जुनून जो है वो दिख नहीं रहा है। एक्चुअली जब बात आती है 15 अगस्त, बात आती है 26 जनवरी की, बात आती है, सबसे बड़ी बात है जब राष्ट्र शब्द आता है, तो ये राष्ट्र शब्द जब हम बोलने जा रहे हैं, सुनने वाले के बिल्कुल रोए रोए खड़े हो जाना चाहिए जब हम बोलने जा रहे हैं। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस नाम इतना हल्का नहीं है कि कोई बोल रहा है और उस पर अटेंशन ना जाए। ये नाम अपने आप में मतलब ऐसा नाम है कि जब हम इसको प्रोनाउंस करते हैं, जब अपने मुंह से उच्चारित करते हैं, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ये कहते हुए ही अपने अंदर जोश आ जाता है। तो एक्चुअली ये फेशियल एक्सप्रेशन, कम्युनिकेशन, ये सब क्यों रखा हमने? इन सब चीजों को ही देखने के लिए कि आप जो बोल रहे हैं वो एग्जैक्टली आप फील के साथ बोलिए ना, वो चीज एकदम फील होनी चाहिए। आप फील करके बोलेंगे तो हम सुनने वाले भी फील करके सुनेंगे। अगर आप उसको बिल्कुल रिदमिक लेके एक टोन में चलेंगे तो वो हमारे लिए भी एक टोन ही होगा, फिर हमें ऐसे लगेगा, थोड़ा सा लगेगा कि स्पीच वैसा हो रहा है कि बस बता रहे हैं आप और हम सुन रहे हैं, वो चीज हो रही है। तो थोड़ा सा ध्यान दे भाई, पिच टोन ये सब चीजें, जहां आपको थोड़ा सा लग रहा है फास्ट होना है फास्ट होइए, जहां लग रहा है थोड़ा स्लो होना है स्लो होइए, आवाज थोड़ा तेज करना है कीजिए, थोड़ा कम करना है कीजिए, वॉल्यूम बढ़ाइए घटाइए, ये सब चीजें चाहिए भाई बोलने में। इंटरव्यू के अंदर आप जाएंगे तो ये मतलब ऐसे छोटे छोटे पैरामीटर्स होते हैं जिनके लिए सामने वाला आपको छांट सकता है। इंटरव्यू के अंदर, साक्षात्कार के अंदर आपको ऐसा लगता है कि लोग सिलेक्ट करने के लिए आपको बैठे हुए होते हैं, तो मैं भ्रम आपका दूर कर दूं, वहां जो लोग बैठे होते हैं वो आपको छांटने के लिए बैठे होते हैं कि जरा सी एक कमी आपके अंदर दिखे और वो कहे चल भाई। तो वो चीज अपने अंदर वो फील ले आइए कि मैं जहां जा रहा हूं वहां से छटना नहीं है मुझे, ठीक है। आप ये फील लेकर के हमेशा रहेंगे कि मैं सिलेक्ट होने के लिए जा रहा हूँ, सिलेक्ट होने के लिए जा रहा हूँ, तो ये फिर हमेशा आपका ये इम्प्रूवमेंट जो है ये आप अपने ऊपर जो है आप इसको कर नहीं पाएंगे, एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा ये। तो थोड़ा सा इन सब चीजों के लिए कोशिश कीजिए। अभी आई होप ये आगे वाले जो लोग हैं वो थोड़ा थोड़ा इन सब बातों का ध्यान रखेंगे भाई। ठीक है, कंटेंट को तो चलिए आप अभी इतनी जल्दी नहीं इंप्रूव कर सकते, लेकिन कंटेंट के ऊपर की ये जो चीजें हैं, ये जो 10 नंबर है, देखो ये आपके हाथ में है टोटल। मैं मानती हूँ कि कंटेंट तैयार करके आ रहे हो, कंटेंट में हो सकता है मेरे विचार अलग हो सकते हैं, संजय सर के विचार अपने अलग हो सकते हैं, अभय सर के अलग हो सकते हैं, या जो भी ऑडियंस सुन रही है उनके अलग हो सकते हैं, तो वो 10 नंबर में मार्क्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन जो बाकी का 10 नंबर है वो तो टोटल आपका है, वो आपका है, वो कितना निचोड़ के हमसे लेना चाहते हो वो ले लो, वो आप ही ले सकते हो। ठीक है सर। जी मैडम। जी मैडम, तो जस्ट 30 सेकंड है, नेक्स्ट वाले लिंक में जुड़ेंगे। 2-3 और कैंडिडेट हैं, गुंजा, मुझे लगता है गुंजा भी है और मनु हाँ है, और भी कोई होगा तो और फिर अपनी बात कहें। बढ़िया सेशन चल रहा है, हम लोगों को आनंद आ रहा है सुनने में, सुनाने में और सीखने में। नेताजी सर सुभाष इंतजार, चंद्र बोस के। हाँ मनु। जी सर इंतजार कर रहे हैं कि अब की बार हम लोग का बोलना आएगा। नहीं, अरे एक हम सबके लिए टाइम इंतजार है। कर रहे हैं आपको सुनने के लिए।
नेक्स्ट लिंक पे जुड़ेंगे और उसके बाद हाँ मनु, जी ये मनु कुशवाहा है और चंपारण से, काफी दिनों से शुरू से ये भी जुड़े हैं, हमारे फाउंडर मेंबर हैं। तो मनु लगता है आप अपने गांव पे हो? जी सर, घर आए हैं। घर आए हो ना, तो ठीक है। आपका नाम सबको मालूम है और सब लोग जानते हैं, तो जस्ट आप अपना वो करके बताइए किस टॉपिक पे बोलेंगे, शुरू कीजिए। 5 मिनट अब आपका शुरू होगा। आइए, हैंड ओवर टू मनु प्लीज। जी सर, मैं मन्नू कुमार कुशवाहा चंपारण से, और मैं लोकतंत्र में गणतंत्र का महत्व पर टॉपिक पर बोलूँगा। और लोकतंत्र में गणतंत्र का महत्व, गणतंत्र मीन्स कि जनता का शासन, जो लीडर है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चुनाव की से वो मत जाता है। लेकिन जो यूके का जो प्रेसिडेंट होता है वो हायरार्की है, यानी वो जन्म दर होता रहता है, वो उसका चुनाव नहीं, इलेक्टेड नहीं है। लेकिन हम लोगों का जो भारत का संविधान है वो लोकतंत्र है, और गणतंत्र जो लोगों के द्वारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चुना जाता है। और जो राष्ट्रपति होता है वो हमारे तीनों सेनाओं के या पार्लियामेंट को कोऑर्डिनेट करता है और मैनेज करता है सारे चीज को, और कैसे शासन को चलाना है वो सबको कंट्रोल करता है वो। और जो पार्लियामेंट होता है, पार्लियामेंट में जो जितने सारे एक्टिविटीज होते हैं सबको उसी के द्वारा किया जाता है। जो रिपब्लिक एक संविधान में ही वो कैसे इलेक्टेड, कैसे चुनाव होता है, कैसे क्या करना है, सारा चीज वो हमारे संविधान से मिलता है। और जो मेरे राइट्स होते हैं, वो अधिकार जो हमको मिलते हैं, DPSP होते हैं, वो सारे संविधान से ही दिया जाता है। जैसे समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध का अधिकार, जितने अधिकार होते हैं, बोलने का या कुछ भी व्यापार करने का, संपत्ति का अधिकार, सारे ये हमारे फंडामेंटल राइट से मिलते हैं। जी सर, थैंक यू सर। 5 मिनट से पहले हो गया। 5 मिनट से पहले हो गया, मुझे लगता है कि आपका, तो मैं सोच रहा था अभी होगा, लेकिन 3 मिनट में हो गया। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट कैंडिडेट को भी हम बुलाते हैं, गुंजा। यस सर। जी, गुड आफ्टरनून सर। गुंजा भी एक्टिव मेंबर है मैडम। सी इज डूइंग हार्ड वर्क, मेहनत कर रही है। इस साल इनको एग्जाम भी देना है, और यूपी पीसीएस भी देना चाहती हैं, और सिविल सर्विसेज भी। गांव से हैं, मेहनत कर रही हैं, डेडिकेटेड। तो आप सब लोग की ब्लेसिंग और हेल्प चाहिए, जिससे इनका जो भी सपना है पूरा हो सके। तो गुंजा को हैंड ओवर। गुंजा, आप अपना नाम तो खैर मालूम हो गया, फिर भी बता के फिर अपना शुरू करो। 5 मिनट में किस टॉपिक पे बोलोगी बोलो, उसके बाद डिटेल मैडम सर लोग सब गाइडेंस करेंगे, प्लीज। सर, मेरा नाम गुंजा मौर्य है और मैं उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर की रहने वाली हूँ। मेरा टॉपिक है स्वतंत्रता संग्राम एवं भारत निर्माण में नेता सुभाष चंद्र जी का योगदान। हमारे भारत देश की आजादी में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले अनेक महापुरुष हुए हैं। ऐसे ही महान विभूतियों में से एक हैं जो सुभाष चंद्र बोस हैं। सुभाष चंद्र बोस भारतीय प्रशासनिक सिविल सेवा की परीक्षा में चयनित थे, लेकिन 1921 में भारत में बढ़ती हुई राजनीतिक गतिविधियों का समाचार पाकर बोस ने अपनी उम्मीदवारी वापस ली और शीघ्र भारत लौट आए। सिविल सर्विस छोड़कर सुभाष चंद्र बोस अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत देश में चल रहे असहयोग आंदोलन से उन्होंने भारतीय राष्ट्रपति कांग्रेस सदस्यता में हासिल की। 20 जुलाई 1921 को उनकी मुलाकात महात्मा गांधी जी से हुई, लेकिन वैचारिक समानता न होने के कारण उन्होंने देशबंधु चित्रमदास के साथ मिलकर बंगाल आंदोलन के नेतृत्व की। सुभाष चंद्र बोस क्रांतिकारी विचार के व्यक्ति थे। उनके अंदर असीम साहस, अनूठ धैर्य, संकल्प शक्ति का अनंत प्रवाह विद्यमान था। उन्होंने वर्ष 1921 में अपने क्रांतिकारी विचार और गतिविधियों का संचालन करने के कारण पहली बार 6 माह के लिए जेल जाना पड़ा। इसके बाद
तो जेल यात्रियों से अंग्रेजी अत्याचारों और तनाव को झेलने का सिलसिला चल निकल स्वतंत्र आंदोलन के दौरान उन्होंने 11 बार जेल जाना पड़ा। इसके साथ ही उन्होंने अंग्रेजी सरकार द्वारा कई बार लंबे समय तक नजरबंद भी रखा गया, लेकिन सुभाष चंद्र बोस अपने इरादे से कभी भी टस-मस तक नहीं हुए। 1939 में गांधी से मतभेद के कारण कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिए। उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया और जय हिंद का नारा लगाया। जय हिंद का नारा भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया और युवाओं का आह्वान करने हुए कहा युवाओं का आह्वान करते हुए कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उनका यह नारा अत्यधिक प्रचलन में आया और भारतवासियों ने उन्हें नेताजी के नाम से संबोधित किया। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। ठीक है, और कोई है? आपका भी टाइम से पहले हो गया गुंजा। नेटवर्क का प्रॉब्लम। और कोई है सर? गुंजा, नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है। एनीबडी देयर रिमेनिंग? अब तो मुझे लगता है कि कोई बाकी है क्या बोलने के लिए? गुंजा? नहीं सर। नहीं सर, कोई नहीं है। डन हो गया। गुंजा, तुम्हारा ओवर हो गया, कंप्लीट कर दिया? ओके। यस सर। तो थैंक यू। गुंजा भी 3 मिनट में अपना कंप्लीट कर दी। थैंक यू। अब हैंड ओवर टू जूरी मेंबर। अब अपने पास 20-25 मिनट है। इसमें बच्चे लोगों ने जो बोला है उसको थोड़ा समअप कर देना और बच्चों को बढ़िया गाइड करना, जिससे और आगे कैसे चले, कैसे करें, उसकी बात रहेगी। हैंड ओवर टू भैया और मैडम। अभय सर। जी सर, मैं एक्चुअली बताना चाह रही हूँ। सबसे पहले जैसे जैसे सीक्वेंस वाइज बच्चों ने अभी बोला है उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे। सबसे पहले जो है पुष्पलता सबसे पहले नंबर पे थी और शुरुआत जो उन्होंने किया, जो शुरू ही किया था शब्द, जैसे हम लोगों ने गणतंत्र हमारा जो टॉपिक था उसमें जो है ये शब्द ले रखा था और बिल्कुल स्टार्ट किया उन्होंने उसमें जो शब्द यूज किया परतंत्र, है ना, एक शब्द यूज किया आपने स्टार्टिंग में ही, बिल्कुल परतंत्र शब्द ऐसा एक जो है प्रोनाउंस किया था। ये जो परतंत्र है ये बिल्कुल स्टार्टिंग को आपके एकदम डंप कर दिया। अब आगे का आप क्या बोलोगे, कैसे बोलोगे, अगर जो कोई लिसनर है ना इस शब्द को सुन करके, हालांकि ये शब्द गलत नहीं है लेकिन जो जगह है आपने जो आरंभ किया था, तो आरंभिक बिंदु जो है हमारा जो विषय वस्तु है, जो टॉपिक है, उस टॉपिक को लेकर के अगर हम चले तो जो इंप्रेशन है वो थोड़ा सा और लिसनर के ऊपर बढ़िया हो सकता है। ठीक है, स्टार्टिंग में जो स्पीड थी वो बहुत अच्छी रही थी, लेकिन आगे जो है जैसे जैसे बोलते गए 2 मिनट के बाद जो इन्होंने बोला वो लगा कि बहुत स्पीड में हो गए थे। स्पीड इन द सेंस कि जो शब्दों को बोलने की स्पीड थी वो जो है काफी फास्ट हो गई थी, तो वो थोड़ा सा ऐसा लग रहा था जैसे जल्दीबाजी में खत्म करने की कोशिश कर रहे थे, वो फील वहां पे आया, मुझे आया। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। रेखा की बात कर रहे हैं तो रेखा के चेहरे पे आज थोड़ा बर्डन सा दिख रहा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे कितने प्रेशर में बोल रही हैं। एंड जैसे संजय सर बोल रहे थे, बिल्कुल मुझे भी महसूस हुआ कि थोड़ा कॉन्फिडेंस जो है वो मुझे बाद में बोलते बोलते ऐसा लग रहा था जैसे लूज होता नजर आ रहा था। बोलते बोलते जाने क्या दिमाग में चल रहा था, हम तो वैसे भी कोई सजा वजा देने वाले नहीं थे, लेकिन जाने ही क्या रेखा के दिमाग में चला। स्टार्टिंग अच्छी थी लेकिन आगे तक धीरे धीरे चलते चलते वो कॉन्फिडेंस लूज होता हुआ बिल्कुल नजर आ रहा था, उनके चेहरे पे वो चीज बिल्कुल दिख रही थी। काफी सीरियस चेहरा बनाए हुए थे, फेशियल एक्सप्रेशन बिल्कुल शब्दों के हिसाब से नहीं चल रहा था, ना तो कांटेक्ट बना करके प्रॉपरली रख रहे थे। और बर्डन ऑब्वियसली वो तो स्टार्टिंग में ही मैंने बोला, तो वो लग रहा था कि बर्डन आपके ऊपर वो दिख रहा था कि कुछ मतलब आप ऐसा कर रहे हैं जिसका प्रेशर आप ले रहे हैं। राजरेखा की बात करते हैं तो बेटा शुरू किया आपने नेता सुभाष चंद्र जी बोस। पहली बात तो ये कि नाम हम ढंग से लेना शुरू करें।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, बाकी आगे जो है एक जने और ने भी कहा था, तो ये नाम जो है ये इसमें तो कभी भी हमें गलती नहीं करनी है बोलने में। जब भी शब्द यूज में लें, जब भी नेता बोलेंगे नेताजी बोलेंगे, और सुभाष चंद्र बोलने के बाद केवल सुभाष चंद्र नहीं, सुभाष चंद्र बोस, ये आपको कंप्लीट नेम, किसी के नाम के साथ या जो उसको उपाधि दी गई है उसके साथ हम तोड़ जोड़ नहीं कर सकते, ये जोड़ना घटाना इसके साथ नहीं चलेगा। तो इट शुड बी नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, उसके बाद बेटा जब आप बोल रहे थे तो बोलने के अंदर आपने कंटेंट को राइट डाउन किया था, और कंटेंट जहां पे आपने लिखा था वहां पे आपने हेडिंग्स बना बना के लिखा हुआ था। तो आप बोलते बोलते शब्द प्रयोग में लिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका, उसके बाद फिर आप भूमिका की बात करने लगे, फिर सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु, आपने ये शब्द प्रोनाउंस किया, आपने इस हेडिंग को बोला सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु, उसके बाद आप मृत्यु को बोलना शुरू कर दिए। तो ये जो आपने कंटेंट लिखा था, द फॉर्मेट वाज, आपका जो फॉर्मेट लिखा हुआ जो फॉर्मेट था, इट वाज इन ऐसे, आपका जो लिखा हुआ था वो निबंधात्मक था, लेकिन जो आपको यहाँ पे बोलना था वो स्पीच के अंदर आपको बोलना था, आपको अभिव्यक्ति करनी थी उसकी। तो अगर वहां पे लिखा हुआ भी था कि स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका, ये शब्द आपको नहीं बोलना चाहिए था। आप कह सकते थे कि आइए अब हम बात करते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की क्या अहम भूमिका रही, या उनकी भूमिकाओं पर हम चर्चा करते हैं। कुछ इस तरह के शब्द आप यहाँ पे प्रयोग में लेंगे जब भी आप इसका प्रेजेंटेशन देंगे। बात करते हैं अगेन राजरेखा की ही बात करते हैं, तो बहुत जल्दी जल्दी वक्तव्य प्रस्तुत कर रहे थे आप, यानी कि जो आप बोल रहे थे ना वो मतलब स्पीड में बोलते जा रहे थे, बोलते जा रहे थे, बोलते जा रहे थे, और ये स्पीच से कहीं ज्यादा मुझे ऐसा लग रहा था कंटेंट रीडिंग चल रहा था। जब भी ये रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग को फिर से आप कभी देखिएगा, तो ये आपके अंदर सुधार लाना बहुत जरूरी है, बिकॉज यू आर नॉट फ्रेशर ना। आप कई बार प्रेजेंटेशन, कई बार हमें जो हमारे सामने इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन आपने कई बार किया है, तो अब ये इम्प्रूव होना चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें अब हमें आपको इम्प्रूव नहीं कराना चाहिए, ये आपके अंदर ऑलरेडी इम्प्रूव होना चाहिए। बात करते हैं रामकली की, तो रामकली ने जो शुरुआत की, शुरुआत में ही कहा शुरू करूंगी एक पोयम से, है ना, ये थोड़ा सा सुनने में अच्छा नहीं लगा। कहना चाहिए कि मैं अपने विचारों को चंद पंक्तियों से आरंभ करना चाहती हूँ या कर रही हूँ, है ना। इस तरह के शब्द जो है, थोड़ा सा शब्द जो है, शब्दों की छटनी और शब्दों का प्रयोग, ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। शुरू करूंगी एक पोयम से, पोयम ऐसा लगता है जैसे आप एक किडिश बिहेवियर जो है वो दर्शा रहे हैं, बचकाना सा लगता है सुनने में, है ना। जब आप हिंदी में बोल रहे हैं तो इट शुड बी कि मैं चंद पंक्तियां, है ना, कविता नहीं, या कविता की चंद लाइनें प्रस्तुत करना चाहती हूँ, चंद पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहती हूँ। अगर आप यहाँ से शुरू करते तो और बेटर हो सकता था। ऑल्दो आपका आज का जो स्पीच प्रेजेंटेशन था, जैसा कि सर ने कहा, संजय सर ने कहा, बिल्कुल मुझे भी आप प्रेजेंटेबल लगे, बहुत शानदार कॉन्फिडेंस आपके अंदर दिखा। ओवरऑल जो पर्सनालिटी है वो बिल्कुल ग्रूम होती हुई दिखी। हमने पहले वाली रामकली को भी देखा था और अब की भी रामकली को देख रहे हैं, तो दोनों में हमें रात दिन का देखो फर्क आ रहा है। ठीक है, वो छोटा मोटा ये वाला फर्क नहीं है, हम रात दिन का फर्क रामकली के अंदर देख रहे हैं कि एक वो रामकली और एक आज वाली रामकली। बिल्कुल आप अपने आप को बहुत आपने इम्प्रूव किया है। छोटे छोटे इन चीजों को भी अगर आप इम्प्रूव करेंगे आपकी लाइफ के लिए बहुत अच्छा होगा। आगे आप चाहे आईटी के किसी प्रोजेक्ट में जा रहे हैं, आपके जिस भी फील्ड में जा रहे हैं या सिविल सर्विसेज में जा रहे हैं, हमेशा काम आएगा। किशन श्रीवास्तव की बात करते हैं, तो किशन श्रीवास्तव का जो कंटेंट है वो कंटेंट थोड़ा सा जो है ऐसा लगा कि हाँ और अच्छा हो सकता था। और इनकी सबसे अच्छी लाइन को जो है मैंने दिमाग में जो है अपने रखा। इन्होंने जो अपने पूरे स्पीच के दौरान जो है हिंदी की कुछ लाइनें बोली थी, इट वॉज वेरी गुड, इट वॉज रियली वेरी गुड। परफेक्ट लाइन वाली जगह पे परफेक्टली उन्होंने अपनी उस हिंदी की लाइन को जो है वो फिट किया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मार्क्स हालांकि मैंने बाकी सब चीजों को देखते हुए कटछट तो किए हैं, लेकिन ये कुछ अच्छी चीज, भाई हर बुरी चीज को अगर नोटिस करी है तो ये अच्छी चीज भी नोटिस हुई है, तो किशन जी की अच्छी चीज जो है वो नोटिस हो गई है। मनु कुशवाहा की बात कर रहे हैं तो ये अपनी पूरी बात नहीं कह पाए, जो शुरू किया उसको तोड़ के फिर दूसरा, फिर तोड़ के फिर दूसरा, और एक्सपेक्टेशन थी कि इसके आगे और कुछ कहेंगे, उससे पहले इन्होंने अपना पूरा जो है जो स्पीच था उसको वाइंड अप ही कर लिया था। तो ये थोड़ा सा मतलब अनएक्सपेक्टेड लगा कि बात पूरी हो नहीं पाई। हो सकता है उन्होंने प्लान केवल इतने का ही किया था, लेकिन उसको सही तरीके से क्लब नहीं कर पाए, जोड़ नहीं पाए, तारतम्यता नहीं बनी, इसलिए ऐसा लगा कि अभी और बोलेंगे, और वो एकदम से ऑल सडन हुआ कि
थैंक यू। उसके बाद गुंजा की बात करते हैं। तो बेटा आपने भी नेता सुभाष चंद्र जी, आपने ये शब्द प्रयोग किया, तो आपको बोलूंगी नेताजी पहले तो आप बोलिए, एंड सुभाष चंद्र केवल नहीं है, सुभाष चंद्र बोस, ये आपको मिला करके बोलना है। कंटेंट को आप केवल रीड करे जा रहे थे, केवल पढ़े जा रहे थे, उस पढ़ने के दौरान आपका कम्युनिकेशन नहीं समझ में आया, आपका फेशियल एक्सप्रेशन नहीं समझ में आया, आई टू आई कांटेक्ट आपका बना ही नहीं हम लोगों के साथ। क्यों? क्योंकि आपकी नजर जो है पूरे टाइम आपके कंटेंट पे थी, जिसको आप क्या कर रहे थे, रीड कर रहे थे। तो फ्रॉम माई साइड ये जो है आपके कुछ ऐसी जगहें हैं जो मैंने नोटिस की, जहां पे मेरा दिमाग जो है वो बिल्कुल जाके अटका है, जिसपे आपको काम करने की जरूरत है। मैंने इतनी सारी बातें बोली हैं, इसको बिल्कुल अदरवाइज नहीं लेना है, मन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं लेना है कि मैम ने ऐसा बोला। उल्टा आज आप थोड़ा सा प्राउड फील कीजिएगा कि आपको ये सब बताने वाला भी कोई यहाँ पे बैठा हुआ है, कोई आपको ये सब चीजें बता भी रहा है। मैंने जैसे अभी मन्नू और गुंजा को बोला कि अगर आपकी कॉपी चेक करके आपकी गलतियां कोई बताने वाला है, तो सिविल सर्विसेज की तैयारी में ये आपके लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। तो यहीं से गलतियां इंप्रूव होती हैं। आप जो बोलते हो, जो प्रेजेंट करते हो, एग्जैक्टली लिखते भी वही हो। तो हम चाहे रिटन स्किल की बात करें, चाहे हम आपके जो है साक्षात्कार इंटरव्यू की बात करें, ये सब जगह काम आने वाली चीजें हैं। ठीक है, तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ओवरऑल जो है सेशन बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। थोड़ा सा जो है मैं डिसर्टेड हुई लड़कियों के प्रति, क्योंकि लड़कियों का सेशन हमेशा चलता रहता है, ग्रुप डिस्कशन होता रहता है। तो पता नहीं मेरी एक्सपेक्टेशन जो है वो और उनसे है कि वो और अच्छे से कर सकती थी, जो उन्होंने आज यहाँ पे नहीं किया। तो थोड़ा सा मुझे जो है ये चीज थोड़ा कमी महसूस हुई कि लड़कियां कर सकती थी, क्योंकि जीडी वो करती हैं। मैं देखती हूँ कई बार, मैं जुड़ती हूँ, साइलेंटली जुड़ती हूँ और निकल जाती हूँ। मैं अगर कुछ नहीं भी कहूँ तो कई बार मैं बीच में घुसती हूँ, कुछ कुछ सुन के निकल लेती हूँ, और कई बार सेशन पूरा ही देखती हूँ। तो वहां पे जो चीज है और यहाँ पे जो चीज है, दोनों में थोड़ा सा फर्क आ गया। अब क्यों आया पता नहीं, हो सकता है आज के सेशन का बर्डन हो, लेकिन वो भी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि सब घर घर के लोग ही थे, कोई एक्सटर्नल इवेल्युएटर तो यहाँ थे ही नहीं, है ना, सारे तो इंटरनल ही थे, अगर डरे भी हैं तो भी। बट थोड़ा सा तैयारी करके और आगे अच्छा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। भैया माइक माइक अनम्यूट भैया। Hello, I fully agree with what Madam has said, and her observations are very apt and very appropriately she has said, and identifying everybody's strengths and weaknesses both. जैसे मुझे पुष्पलता खुशवा इम्प्रेसिव लगी, मुझे रामकली काफी इम्प्रेसिव लगी। रामकली का तो मैंने बोल ही दिया था बीच में। खुशवा पुष्पलता उसका कंटेंट अच्छा था, हालांकि उसके फेशियल एक्सप्रेशन थोड़ा सा, ये चीजें जो मैडम ने जिस तरह से कंपार्टमेंटलाइज किया है लैंग्वेज को, कम्युनिकेशन को, फेशियल स्पीड को, ये चीजें जो है ना, ये जो सामने जो इवेल्युएटर बैठता है उसके सबकॉन्शियस माइंड पे इसका अफेक्ट होता है। वहां पे इस तरह का मार्किंग होता नहीं है, लेकिन वो मैडम ने जो डिवाइस किया है, मेथड जो अडॉप्ट किया है, इसका रीजन ये है कि जो आपकी बातें सुनता है, दोज हु आर लिसनिंग टू यू, जो आपको इवेल्युएट कर रहा है, जो आपके सामने बैठा है, उसके सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर इन चीजों का डायरेक्टली इनडायरेक्टली असर होता है। तो इसीलिए ये जो लैंग्वेज है, कम्युनिकेशन स्किल है, और जैसे मैडम ने कहा शब्दों का प्रयोग क्योंकि अगर कोई बहुत बड़ी महान व्यक्ति है, जैसे सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में कहा, तो उनका नाम लेते ही जैसे होता है कि सब लोगों को आदर, we feel proud and we have a huge respect for him. Therefore, when you address such personality, the word has to be very cautious and measured. Thirdly, when you are putting up some point, it should be अच्छे से communicate होना चाहिए। चौथा, गुंजा का जैसे मैडम ने कहा कि वो रीड कर रही थी, अब इस तरह की अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी नहीं। रीडिंग वगैरह is not allowed, you cannot go and read, and these kinds of things are there. So थोड़ा सा इम्प्रॉम्प्टो हो सकता है, कभी कभी आपको कोई चीजें याद आए न आए, कभी कुछ ये हो वो हो, तो इसके लिए बार बार आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, फ्लो होना चाहिए। और एक सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस के बीच में, जैसे एक हमारे मनु जी थे, उन्होंने एकदम एब्रप्टली एकदम बंद कर दिया, तो ऐसे तो उसका निगेटिव इम्पैक्ट होता है। ये तो कोई, अभी तो हम लोग ठीक है, ऐसा हम लोग हमारा असेसमेंट कर रहे हैं, बट जब आप लोग ये करेंगे
तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। इसमें कोई ऐसा ये नहीं है, बट आई एम ओवरऑल वेरी मच हैप्पी दैट द 2 years of efforts have really made some definitely progress, and I hope it will have a cascading effect। इसको सुन के और जो बच्चे हैं वो भी सुनेंगे, ये करेंगे। हमारा नंबर चाहे बढ़े घटे उतना ही रहे, उससे हमको मतलब नहीं है। हम लोगों को जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करना है जो इसकी, और ये काफी होती हुई नजर आ रही है मुझे। I think thank you very much. I have already done an evaluation which I'll communicate to you later. Thank you, खुशवा जी। ठीक है जी भैया जी। अब सर। हाँ, तो आई लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल द पार्टिसिपेंट्स। जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उन्होंने काफी मेहनत किया, तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और जो जजेज हैं उन्होंने भी बहुत माइन्यूटली चीजों को परखा और अपने कमेंट्स दिए, तो वो भी बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। तो इसका एक और आयाम है जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा। समय की जो वहां पर व्यवस्था थी कि 5 मिनट या 6 मिनट में खत्म करना था, तो न केवल यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर, बल्कि जब हम एग्जामिनेशन देने भी जाते हैं कहीं भी, तो उसमें एक समय सीमा होती है 3 घंटे या 2.5 घंटे जो भी दिया जाता है। तो उस पूरे समय का सदुपयोग अगर आप कर पा रहे हैं, तभी आप जो मानदंड है परीक्षाओं की उस पर आप खरे उतर पा रहे हैं। अगर आप पूरे समय का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि आपकी तैयारी पूरी नहीं है, या जो आपके कंटेंट हैं वो पूरे नहीं है, या आपने पढ़ाई ठीक से नहीं की है। तो हमें ये भी सीखना पड़ेगा कि कैसे हम पूरे समय का अच्छी तरह से उपयोग करें। और अब परीक्षा देना भी एक कला है, और परीक्षा में जो हम लिखते हैं कैसे उसको टाइम में डिवाइड करके, अगर 5 क्वेश्चन है या जो भी है, उसको किस आधार पर हम कितना टाइम कहाँ दें, सो दैट पूरा हमारा जो समय है वो यूटिलाइज हो सके जितना दिया गया। यहाँ जैसे 5 मिनट का था, कहीं 3 घंटा, कहीं 2 घंटे, या कहीं 2.5 घंटे का हो सकता है। तो इस पर हमेशा हमें फोकस करना है। ये नहीं कि आपको 5 मिनट का टाइम दिया गया, आप 3 मिनट या 2 मिनट में खत्म कर रहे हैं। दूसरी चीज, एक फैक्चुअल जो यहाँ पर बार बार कहा गया कि सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में, कि उन्होंने सिविल सर्विसेज से रिजाइन दिया है। तो आप इसको रिविजिट करिए, फिर से आप ढूंढिएगा इंफॉर्मेशन। सुभाष चंद्र बोस इंग्लैंड गए थे, और जैसे अभी यहाँ पर 3 टायर एग्जामिनेशन सिस्टम है सिविल सर्विसेज के लिए, जिसमें पहले पीटी होता है, मेंस होता है, फिर हम इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाते हैं। तो उसी तरह से वहां भी 2 टायर का सिस्टम था उस समय। तो जो पहला जो स्तर था एग्जाम का, उन्होंने क्लियर किया था। उसके बाद उनके दिमाग में आया कि सिविल सर्विसेज का एग्जाम देने से बेटर है हम देश की सेवा किसी और तरीके से हम कर सकते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेकर हम कर सकते हैं। और इसके लिए काफी ज्यादा करस्पोंडेंस उनके बड़े भाई और उनके पिता और सुभाष चंद्र बोस जी के बीच में हुई। उसके बाद वो इंग्लैंड से वापस आ गए, और उन्होंने सिविल सर्विसेज से रिजाइन नहीं दिया था। आप इसको रिविजिट करिएगा, आपको फैक्ट्स मिलेंगे। अब तीसरी चीज मैं बात करना चाहूंगा कंटेंट के बारे में। तो इसमें इतिहास दृष्टि की जरूरत है, इतिहास की समझ जिसको हम कहते हैं, उसकी काफी ज्यादा आवश्यकता है। क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है, अगर आप हिस्ट्री सब्जेक्ट ले रहे हैं तब भी इम्पोर्टेंट है। हिस्ट्री अगर आपका सब्जेक्ट नहीं है तब भी जो जनरल अवेयरनेस, पॉलिटी और जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के सवाल पूछे जाते हैं, उस दृष्टिकोण से भी ये जो विषय है, जो संवैधानिक विकास हम कह सकते हैं भारत का, वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जब अंग्रेजों ने यहाँ पर अपना शासन स्थापित किया, तो एरिया वाइज जो क्षेत्रफल था पूरे भारत का, उस समय सारे पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, बर्मा, ये बहुत बड़ा क्षेत्र उनके अधीन था। और बहुत दूर वो यूरोप से आकर यहाँ शासन कर रहे थे। तो उनको एक ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता थी कि जो लोकल पार्टिसिपेशन हो सके और उनकी सहायता से वो यहाँ का शासन कर सकें। तो उसके लिए वो यहाँ के राजाओं
और जो क्षेत्रीय शक्तियां थी उनके साथ उन्होंने समझौते किए। फिर उन्होंने जो डायरेक्टली जो क्षेत्र उनके अधीन में थे उनके लिए एक सिविल सर्विसेज की व्यवस्था प्रारंभ की, और धीरे धीरे इंडियंस जो थे उनको मॉडर्न एजुकेशन में एजुकेट करके और उनको भी मौका दिया कि वो सिविल सर्विसेज में आए और वो ब्रिटिश राज्य को चलाने का एक स्तंभ बन सके। तो जैसे जैसे शिक्षा का विकास हुआ और इंग्लैंड से संपर्क बढ़ा, पश्चिमी शिक्षा का विकास हुआ, कुछ रैशनलिटी की बातें हुई, वैज्ञानिक आविष्कारों के बारे में लोगों को पता चला, तो बहुत से लोग ऐसे भी हुए जिन्होंने सोचा कि भाई ये बाहर के लोग हम पर शासन क्यों कर रहे हैं। तो उसके विरोध में भी आवाजें उठनी शुरू हुई, कई लोग थे उस काल के। तो ये एक तरह से प्रेशर बनना शुरू हुआ। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो शिक्षित वर्ग था और जो ऐसे वर्ग थे जो कि राजनीतिक रूप से जागरूक थे या जो आर्थिक रूप से काफी सक्षम थे, तो उनका एक संगठन, एक प्लेटफॉर्म बनाया गया जिसको इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम दिया गया। तो उसमें भी जो धनी और पढ़े लिखे वर्ग के लोग थे, तो गवर्नमेंट का ये सोचना था, ये एक विचार है, हो सकता है बहुत से लोग इससे सहमत नहीं हो, कि यहाँ पर सब लोग जो हैं अपने अपने विचार रखेंगे और जैसे प्रेशर कुकर में एक व्यवस्था होती है कि ज्यादा प्रेशर आने पर वो सीटी के थ्रू वो प्रेशर निकल जाता है और दुर्घटना नहीं होती है। तो ऐसे ही यहाँ पर सब लोग अपने भड़ास निकालेंगे, जितने भी पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल्स हैं, और ब्रिटिश साम्राज्य जो है वो सुरक्षित रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी घटना कांग्रेस के साथ तब होती है जब महात्मा गांधी उसमें जुड़ते हैं। तो जो जमींदारों, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स या पूंजीपतियों का जो एक प्लेटफॉर्म था कांग्रेस, तो उन्होंने एक चौवनिया ये सदस्यता शुरू किया कि 25 ये 4 आना देकर कोई भी व्यक्ति कांग्रेस का सदस्य हो सकता था। प्लस उन्होंने, उनकी जो वेशभूषा थी वो एक सामान्य भारतीय की वेशभूषा थी। तो उनके व्यक्तित्व के तरफ लोग आकर्षित हुए और आम आदमी, खास करके जो मध्य वर्गीय, जो शिक्षित मध्य वर्ग, काफी संख्या में कांग्रेस और उसकी विचारधारा से जुड़ने लगे। यहाँ पर एक और भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो गांधी जी थे वो एक प्रोफेशनल, एक वकील थे, एडवोकेट थे। तो उनको पूरी संवैधानिक व्यवस्था, उसका विकास, और साथ में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भी प्रैक्टिस किया था अपने वकालत का, और वहां पर उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी किए। तो उनका उनका जो दृष्टिकोण था कि संवैधानिक तरीके से, कानूनी तरीके से हमें हमारा हक लेना है, हमारी आजादी लेनी है। और सबसे मुश्किल होता है किसी पावरफुल संस्था से या कोई भी सरकार है उससे लड़ना। तो कई एग्जाम्पल अभी रिसेंटली भी हम लोगों ने भी देखा है कि सरकार से लड़ना काफी मुश्किल होता है, सरकार को झुकाना काफी मुश्किल होता है। और उस परिस्थिति में जब औपनिवेशिक हो, पूरी तरह से वो जो उपनिवेश की जो जनता है उसका, उसके लिए कोई वैल्यू नहीं, तो कहीं भी लाठी चलवा देना, गोली चला देना, जलियांवाला बाग कांड तक हुआ। तो इस तरह का एक ऑपरेसिव, एक दमनात्मक शासन प्रणाली वहां पर आप कह सकते हैं वो अंग्रेजों की एक व्यवस्था थी। और उसमें भारतीय भी उसका समर्थन कर रहे थे, क्योंकि जो समर्थन कर रहे थे उनके दिमाग में ये कभी नहीं था कि भारत अंग्रेजों से कभी स्वतंत्र भी हो सकता था। तो जब एक मास मूवमेंट के रूप में उस चौवनिया सदस्यता का जो प्रारंभ हुआ, मास मूवमेंट के रूप में, न केवल उच्च वर्गीय लोगों का के लिए एक प्लेटफॉर्म रहा, बल्कि एक सामान्य मध्य वर्गीय लोगों का एक प्लेटफॉर्म बन गया कांग्रेस, जो गांधी जी की यहाँ पर विचारधारा थी। तो गांधी जी की जो विचारधारा थी वो कानून पर आधारित थी, और वो जानते थे कि सीधे हम डायरेक्टली उनसे नहीं लड़ सकते। तो कई बार उन्होंने आंदोलन किए, वापस लिए, आंदोलन किए, वापस लिए। तो इसी प्रक्रिया में बहुत से लोग उनको समय समय पर असहमत होते गए। लेकिन उस समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज ये थी, चाहे वो हथियारबंद क्रांतिकारी आंदोलन हो, जैसे हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी में जो लोग थे, चंद्रशेखर आजाद या सरदार भगत सिंह, या जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग थे। हालांकि वैचारिक मतभेद थे, गांधी जी के विचारों से उनके मत जो थे उनमें मत भिन्नता थी, फिर भी उनके प्रति रिस्पेक्ट था, और गांधी जी का भी उन लोगों के प्रति रिस्पेक्ट था, भले ही वो वैचारिक मत भिन्नता थी। जो कि आज के परिदृश्य में हम देखें, आज से 10 साल 20 साल पहले के इतिहास में जाकर देखें, तो इस तरह की राजनीतिक मत भिन्नता
के साथ एक रिस्पेक्ट होना, एक आदर की भावना होना, इसको प्राप्त करना काफी मुश्किल है। क्योंकि सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने ही कहा था महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता, और कहा था राष्ट्रपिता मैं आ रहा हूं। तो जब उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस लिया महात्मा गांधी जी ने, तब उनके दिमाग में आया कि हमें भीख में मांगी हुई आजादी नहीं चाहिए। उनका जो नारा है वो पूरे सिद्धांत को कहता है कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। कि ये मांगने से या आंदोलन करने से या अहिंसक आंदोलन से हम आजादी को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें लड़ना पड़ेगा, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। और उस समय कुछ और घटनाक्रम हुए। उस समय आगे चलकर दूसरे विश्व युद्ध का आगाज हुआ, और दूसरे विश्व युद्ध में क्या हुआ कि जो भी उस समय के पावर्स थे, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, सारे इंगेज हो गए। जापान जो एशियन पावर था, और खास करके जो सैनिक तौर पे, आर्थिक तौर पे इन सारी विश्व की शक्तियों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। तो ये एक अपॉर्चुनिटी थी, एक अवसर था सुभाष चंद्र बोस के लिए। और उन्होंने सोचा कि एक कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो उन्होंने सोचा कि अंग्रेज और जर्मन दोनों एक दूसरे के विरोध में लड़ रहे हैं, तो क्यों ना हम जर्मनी से सहायता लें। उन्होंने प्रयास किया, लेकिन जो उस समय जर्मनी की नाजी व्यवस्था थी वो पूरी तरह से रेस पर, सुपीरियर जो जाति होती है उसके आधार पर उनकी विचारधारा थी। तो वहां पर लगा सुभाष चंद्र बोस को कि इनसे हमें उपयुक्त सहायता नहीं मिल सकती है। तो वो छोड़कर वो जापान की तरफ उन्होंने रुख किया कि एशियन हम लोग दोनों हैं, एशियाई हम लोग भाई भाई हैं, अगर आप समर्थन करें तो हम भारत से अंग्रेजों की मुक्ति दिला पाएंगे। तो इसके लिए बाद में वो जापान की सहायता लेते हैं, आजाद हिंद फौज का निर्माण करते हैं, और इनडायरेक्टली एक बहुत बड़ा प्रभाव भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर इसका पड़ा। जब उन्होंने बहुत सारे क्षेत्रों को जीता, बर्मा तक पहुंच गए थे, इवन वो मणिपुर में एक जगह है वहां पर भी उनको समर्थन मिलने लगा, इंडियन नेशनल आर्मी जो कि सुभाष चंद्र बोस ने खड़ा किया था। तो इस तरह एक बहुत बड़ा एक प्रेशर क्रिएट हुआ कि हो सकता है कि जो ये लोग जो अहिंसक आंदोलन गांधी के नेतृत्व में कर रहे हैं, हो सकता है कि आर्म्स स्ट्रगल भी ब्रिटिश अंपायर के विरुद्ध कहीं खड़ा ना हो जाए। तो उनको डिसीजन लेने में दिक्कत होनी शुरू हो गई, और अल्टीमेटली वो थके हारे भी थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उनके पास ऐसी क्षमता नहीं रह गई थी, और आर्म स्ट्रगल का एक उदाहरण भी था जो भारतीय लोगों ने सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किया, और दूसरी तरफ मास मूवमेंट गांधी जी का भी था। तो इन तमाम चीजों का योगदान हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए है। तो ये एक इतिहास दृष्टि है, इसको विस्तृत रूप में अगर आप और पढ़ेंगे और खोजबीन करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे तो आपको मिलेगा, बहुत सारी चीजें मिलेगी। और तो केवल हम सन, ईस्वी और कौन सी घटना कब हुई, कब अध्यक्ष बने, इस तरह की कोशिशों से एक जो ग्रेजुएट लेवल का हम एग्जाम पास कर सकते हैं। लेकिन जब हम सिविल सर्विस की तैयारी की बात करते हैं तो वहां पर जो एनालिसिस होता है, आपकी क्या विचार, आप किसका समर्थन करते हैं, इस तरह के सवाल उसमें खासकर मेंस में पूछे जाते हैं। जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें भी जो विश्लेषणात्मक प्रश्न हैं इसी तरह के होते हैं। तो उसमें भी टिक लगाना मुश्किल होता है कि कौन सा जो विकल्प है वो सही है। तो इन्हीं शब्दों के साथ जो एक क्षेत्र रह गया था कम्युनिकेशन स्किल लैंग्वेज का करीब, तो उसके बारे में जो तथ्य है उसके बारे में, जो कंटेंट है उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई सारे प्रतिभागियों को, और जो भी लोग जो आयोजक हैं कुशवाहा जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। इस तरह के सेशन वो हमेशा करवाते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अभय सर। आपने तो मैडम ने सबका ब्रीफ 1 बाय 1 सबका ब्रीफ किया कि किसके क्या कंटेंट है, किसने कैसा बोला, जिससे सबको अपनी कमियों के बारे में भी एक ज्ञान होगा। अच्छाइयां सभी अपनी जानते हैं, बुराइयां दूसरे को देखते हैं। अपनी बुराई, अपनी कमियों को जानना सबसे बड़ा गुण है। जो मैडम ने बोला है उससे सबको सीख लेने की जरूरत है। संजय भैया ने भी सब चीजें एक सिस्टमेटिक तरीके से बताया कि कैसे एक ब्यूरोक्रेट बनने के लिए आपको क्या करना होगा, कैसी सोच रखनी होगी। अभय सर, आपने तो
सब चीजों को जो अपना दोनों टॉपिक है उस टॉपिक में पूरा कंटेंट आपने बता दिया कहाँ से लेना है, कैसे लेना है और उसको लेके कैसे सोचना है। तो मुझे लगता है कि आप सभी लोगों का जो ओवरऑल सजेशन है सारे प्रतियोगियों को बढ़िया लगेगा और ये जो अपना रिकॉर्डेड वीडियो है इसको ये लोग सुनेंगे, बार बार सुनेंगे और कहीं भी किसी को कुछ भी पूछने की जरूरत पड़ेगी तो फिर उसको रिपीट करके पूछ सकता है। तीनों लोग ओपन है, घर की बात है, घर में सीखना और आगे बढ़ना। तो मैंने ऑलरेडी बोला हुआ है मेंस के गाइडेंस के लिए। मन्नू मेरे को बोल रहे थे गुंजा इन लोग को यूपीएससी देना है, तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया है क्वेश्चन को लिख करके उसकी फोटो खींच के पीडीएफ बना करके मुझे आप भेज दीजिए, मैं उसको चेक करके उसके जैसे भी कमेंट होते हैं मैं आपसे कोऑर्डिनेट करके मैं आपको बता दूंगी कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। यस मैडम, तो ये लोगों से कराया जाएगा और अभी तीनों लोगों के जो मार्किंग है उसको भी हम समअप करके अलग से इन लोगों को ग्रुप में बता दिया जाएगा और सबको एक ऑफर ओपन है कि पढ़ना और आगे बढ़ना है, यही अपना कार्यक्रम है। सभी लोग बढ़िया से पढ़ें, बढ़िया मेहनत करें। हम आगे बढ़ रहे हैं वन बाय वन। जब भारत को आजाद होने में 45 साल लगा था तो कम से कम हम सारे लोगों को मेहनत करके सिलेक्ट होने में 45 महीने तो लगेगा, कम से कम 2-3 साल 4 साल का है। तो डे नाइट अगर मेहनत करेंगे, अनसक्सेस से घबराना नहीं है, क्योंकि जब ऐसे से तीनों चारों लोग हैं बताने वाले तो आएंगे। अभी अभय सर भी हमारे यहाँ भी हैदराबाद आए थे। अभय सर भी काफी एक्टिव रहते हैं, चीफ गेस्ट थे इंजीनियरिंग कॉलेज में, इनॉग्रेशन हुआ। तो इन सब चीजों को हम लोग को यूज करना है, मैडम के गाइडेंस का, संजय भैया के गाइडेंस का। तो सारे बच्चों लोगों को मैडम आपसे मैं बोलूंगा एक बार और 1-2 मिनट बोल दें, किसी को कुछ पूछना हो वो पूछ ले, 2-2.5 मिनट है, उसके बाद हम लोग रिजल्ट देंगे, फिर आगे मिलेंगे। यस मैडम, हैंड ओवर टू यू प्लीज। जी बताएं, अगर किसी को कुछ पूछना है तो कोई पूछ सकता है, बाकी तो मैं हमेशा ही बोलते रहती हूँ नंबर मेरा ओपनली यहाँ पे है, किसी को कुछ अगर लगता है पर्सनल गाइडेंस भी आप हमेशा कभी भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैम हमारी सारी कम्युनिटी इतना अच्छा से पकड़ी है, बिल्कुल सही है। आप लोग जितना अच्छा से पकड़े सर, ये बिल्कुल सही अरे बात हाँ, है। ऐसे हल्के थोड़ी हैं। जी तभी तो इम्प्रूव होंगे आप लोग। जी जी मैम। हम उस वाले ग्रुप में हैं जो छांटते हैं आपको, ठीक है। हम जी आपको सेलेक्ट करने के लिए नहीं बैठे, हम आपको छांटने के लिए बैठे हैं। अब आप अपना दम दिखाओगे मैडम हमें यहीं रहना है, कोई कमी नहीं है, हमें कैसे छांटोगे। तो वो बिल्कुल वाला बिल्कुल। कॉन्फिडेंस आप लोगों के अंदर लाने के लिए हमें इतना करना पड़ रहा है। थैंक यू मैम। यस, तो अब 1 मिनट रह गया मैडम, बोलिए तो सबको धन्यवाद के साथ क्लोज किया जाए, फिर हम हाँ लोग सर मिलेंगे बिल्कुल, आगे। धन्यवाद के साथ क्लोज। मेरी बात को ध्यान में रखेंगे भाई आज प्लीज, थोड़ा सा इस चीज को अपने दिमाग में रखेंगे। सर्वाइकल वैक्सीन के बारे में मैंने जिक्र किया आपसे, और अभी आने वाले समय में जैसे कि सुना जा रहा है दिल्ली या और सब जगहों पे वैक्सीन 9 से 14 साल तक की लड़कियों के लिए फ्री प्रोवाइड करने की सुविधा चल रही है। तो बात इस पे चल रहा है, लेकिन अब आप लोगों को पता चल गया है, बता दिया है। जिन्होंने लगवा लिया है बहुत अच्छी बात है, नहीं लगवाया है तो प्लीज आप आगे ये फ्री वाले का मुंह मत देखिए। अगर आप सक्षम हैं तो वैक्सीन जरूर लगवाइए, क्योंकि आजकल समाज में हम लोग या घरों में महिलाओं की जो स्थिति को देख रहे हैं वो एकदम से बिल्कुल डायग्नोस नहीं हो पाती कि उनको क्या हुआ है। क्योंकि सिर दर्द होगा, पैर दर्द होगा, अचानक से अगर थोड़ा सा ब्रेस्ट में पेन हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, तो वो वही समझते हैं कि पेट में दर्द हो रहा है, कि चलो गैस बन गई, मेथी खा लेते हैं, ये अजवाइन खा लेते हैं, थोड़ा सो लेते हैं, ये सब। जबकि होता कुछ और है आजकल। मतलब बहुत ऐसे केसेस देखे गए हैं। मैं तो चूंकि होम साइंस सब्जेक्ट खुद पढ़ाती हूँ तो मल्टीपल केस स्टडी मैं आपको बता सकती हूँ। इस सब चीजों को देखते हुए मैं कम से कम मतलब हम बुद्धिजीवी वर्ग से बिलोंग कर रहे हैं अभी, और ये चीज अगर हमें पता है तो